आप लोग तब तक आपस में डिस्कस करते रहें। थोड़ा सा मैं कांटेक्ट कर रहा हूं जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं, उनको लिंक की प्रॉब्लम हो रही है इस बार, थोड़ा सा कोड बदल दिया गया है, मैं उनसे चर्चा कर रहा हूं। आप लोग आपस में तब तक डिस्कस करते रहें। सर जी जी बिल्कुल, मेरे को भी सर प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से लिंक की थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ लेकिन नया ये जो लिंक मैं, हाँ जो नया लिंक है, नया लिंक आपने क्लिक किया होगा तो आ रहा होगा ना। नया लिंक में क्या प्रॉब्लम हाँ क्या नहीं, है? नए लिंक पे आ रहा था, हम पुराने वाले उस पर डाल रहे थे जो हाँ हाँ पहले बहुत टाइम से चल रहा था ना, हाँ, वही वही तो वही वही उसमें प्रॉब्लम दिक्कत हो आ रही रही है। थी। हम्म। हेलो हेलो। जी जी बोलते रहें, बताएं। ये मैं रोहित कुमार तिवारी, ग्राम ढाबा तिवरियान, हनुमाना जिला से। ये बताएं, किसी चीज में आज तक लिखा हुआ है तो उसका मतलब तात्पर्य यही होता है ना, आज दिनांक तक। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब यही होता है। इसमें क्या कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है बताएं। मेरे मेरी आपने आपने आरटीआई में क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि आज तक जितने नाम भेजे गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो जी उसकी सूची। तो मेरे पास सूची उपलब्ध हुई, उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई, पर दूसरे से मैं अपने सोर्स से सूची उपलब्ध कराया। उसमें सिर्फ 235 नाम भेजे गए, जो कि मैक्सिमम 3 पेज बैक टू बैक में हैं, और उसके 3,000 रुपये वो मांग रहे हैं। नहीं तो 6 पेज के यदि वो 3,000 रुपये मांग रहे हैं तो वो गलत मांग रहे हैं। ये 6 पेज के 3,000 रुपये हैं तो आप धारा 18 के तहत सूचना आयोग में शिकायत कर दीजिए। शिकायत में भी वही हुआ है ना कि वो आदेश में कुछ वो आ रहा है, सिर्फ कंफर्म नहीं आ रहा है क्या बोला गया। नहीं नहीं, आपने कहाँ शिकायत करी? धारा माननीय सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी के पास। चलिए थोड़ी देर में सर जुड़ रहे हैं तो अपन उनसे लिखित में ले लें। 3,000 का आदेश के 3,000 रुपए आपको जमा करना है, वो लिखित में ले लिया जाए तो ठीक मेरे रहेगा। पास हाँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिखित उन्होंने कागज भेजा है, मेरे पास पत्र है उनका, लिखित में पत्र है। उसके आधार में उनके ऊपरी कार्यालय से उनके खिलाफ नोटिस है कि भाई आपने गलत लिखा है, आप इनको जानकारी दें कितने पेजेस की है। उन्होंने आज तक कोई जानकारी नहीं दी, कोई जानकारी देने के मूड में वो है भी नहीं। एक एक नहीं, 3 आरटीआई की उनकी समय सीमा खत्म हो गई, पर उन्होंने रिमाइंडर पत्र देने के बाद भी कोई जानकारी नहीं। ठीक है ना, तो आप अपनी एक पुनः पत्र लिख करके सूचना आयोग के नाम पर आप एक पुनः पत्र लिख करके धारा 18 के तहत शिकायत की, ये हमारे साथ हुआ, इन्होंने 3,000 रुपये बताया लेकिन सिर्फ 6 पेज के लिए बताया, और मैंने फला फला पत्र। 6 पेज की जो जानकारी है वो मुझे अपुष्ट सोर्सों से मिली है। मैं उसमें सत्यापित करने को भी बोल रहा हूँ कि आप इतनी ही जानकारी भेजें तो ये सत्यापित कर दें, और सत्यापित करने के लिए भी तैयार नहीं है। और जबकि वो जानकारी क्लियर कट है कि 235 ही नाम भेजे गए। ठीक है ना, आप एक बार फिर शिकायत कर दीजिए, उसका समाधान हो जाएगा। आपने आयोग में शिकायत किया? जी हाँ, मैंने राज्य आयोग में कल शिकायत किया था। कल शायद फैसला ऑर्डर भी आ गया है, पर अभी तक ऑर्डर मुझे मिला नहीं है क्योंकि अनुभागीय अधिकारी का सिग्नेचर नहीं हुआ था, तो प्राप्त नहीं हो पाया। जैसे आपको ऑर्डर मिल जाए तिवारी जी, हाँ, जैसे आपको ऑर्डर मिल जाए तो आप ऑर्डर की कॉपी व्हाट्सएप करिए इस ग्रुप में, है ना? जी हाँ जी हाँ। और जैसे कोई भी आप आरटीआई लगाते हो तो आज दिनांक तक मत लिखा करें। हाँ नहीं, मैंने देखिए, मैंने उसमें एक गलती की है, मैंने उसमें आज दिनांक तक नहीं लिखा था, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था आज तक। मतलब बहुत सारे लोग लिखते हैं 5 वर्षों की, है ना, जानकारी विगत 10। अच्छा एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अच्छा सर आ गए, मतलब ये लिंक जो है, आप लोग जब लिंक क्लिक कर रहे थे तो नई वाली लिंक क्लिक किए ना? नई में जाके नई आईडी डाल दिए, बस हो गया, आ गया। हाँ जी जी वही उसमें दिया था। सर लोग हमें लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, पिछली वाली लिंक को क्लिक कर रहे थे, इसकी वजह से हमारे सर जुड़ चुके हैं। सुन पा रहे हैं? शिवानंद जी हेलो। हाँ हमारे बीच में, हाँ अपन डिस्कस करेंगे। हाँ जी हमारे बीच में माननीय मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह सर जुड़ चुके हैं, और थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी। पिछली बार जो अपन
उपयोग कर रहे थे ये लिंक, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, क्योंकि बार बार कई बार क्या है कि कुछ ऐसे तरीके से हम इसको नॉइज अंतिम क्रिएट हो रहे समझ थे के जो मान के चल अननेसेसरली रहे हैं। आ रहे थे, तो हमें और लगा कि इसमें थोड़ा सा अगर चेंज आपको करना कुछ भी आवश्यक होगा, आयोग से और संबंधित, ऐसा कुछ मैं हमारे एक बात और साथियों ने बताना सजेशन चाहूंगा दिया कि था, तो लिंक प्रश्नोत्तरी चेंज में, कर दी थी। क्योंकि तो आज लिंक का जो चेंज होने से टॉपिक है, ठीक है, कोशिश लेकिन करें कुछ कि टॉपिक से टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिलेटेड क्योंकि प्रश्न ही हमें रखें, लगता है सर पिछली वाली ताकि लिंक को ही फॉलो कर रहे थे आप, और इसके लिए खेद है। और स्वागत है सर आपका। और हमारे बीच में श्री आत्मदीप सर भी हैं, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त। आप दोनों को मैं देख पा रहा हूँ, धन्यवाद सर, प्रणाम। और कृपया अब आपका जो भी है कार्यक्रम, आप लोग इसमें अपने विचार व्यक्त करें। आरटीआई और मजदूर ग्राउंड से जुड़ी हुई बातें हैं, और थोड़ा बहुत हमारा लोगों का इसमें इंट्रोडक्शन और चर्चा वगैरह हो चुका है। धन्यवाद सर। देखिए, अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था और जो विषय आज रखा गया है आरटीआई और मजदूर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन करके सामने आया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनके बारे में भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में वहाँ पर भी दायर हुई आरटीआई एप्लीकेशन की कितने मजदूर कहाँ से आए हैं और कितने मजदूर हैं, उनकी स्थिति के बारे में जानने के लिए ये सब आरटीआई लगाए गए थे। और उसके बाद अब हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने अपने इंतजाम किए हुए थे, उन मजदूरों के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि जो है वो व्यय की गई है, और उन मजदूरों को पूरी सहायता, आर्थिक सहायता देते हुए कई तरह की योजनाएं, कई तरह की स्कीम्स लॉन्च की गई है। अब सवाल ये उठता है कि उन स्कीम्स का फायदा क्या उनको मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो तमाम रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड जनता के सामने उपलब्ध रहें और बहुत ही सुलभ और सरल तरीके से उपलब्ध हों, स्वतः उपलब्ध हों। सेक्शन 4 के तहत ये प्रावधान भी है कि इस तरह की स्कीम्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो वेबसाइट के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, हमने जब हाल में कई मामलों में देखा है, आरटीआई लगती है और आरटीआई लगने के बाद, जैसे आप मनरेगा की बात करें या दूसरे इसमें जब भी मजदूरों के लिए जो योजनाएं होती हैं, तो उसमें जब बेनिफिशरीज की बात आती है, उनकी लिस्ट आती है और उसकी खोजबीन होती है, कई बार कई जर्नलिस्ट उसको एक्सेस करते हैं रिकॉर्ड को, और अखबारों में भी छपता है। उसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं वो लोग भी इस रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, और जब वो खोजबीन करते हैं तो पाते हैं कि जिस आदमी के नाम पर राशि निकाली गई है उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। मतलब इस तरह के कई मामले अक्रॉस कंट्री ये मामले सामने आए हैं, और इसीलिए फिर इस व्यवस्था को पारदर्शी करने के नियत से ही सारे रिकॉर्ड जो हैं स्वतः धारा 4 के तहत उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। और इसमें गवर्नमेंट का अपना मैकेनिज्म भी साथ में चलता है। जैसे लोकपाल की व्यवस्था होती है, तो मनरेगा लोकपाल में वो लोग भी जांच करते रहते हैं, गांव-गांव जाकर के उसमें पंचायत स्तर पे जांच करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब देखिए कितना, मतलब इन्हें जो पारदर्शी लोकपाल जो है उसमें खुद एक पारदर्शी व्यवस्था है, लेकिन मेरे सामने अभी एक शिकायत आई है कि लोकपाल में आरटीआई नहीं लगती है, वहाँ कोई प्रोविजन ही नहीं है, और इवन द गवर्नमेंट इज क्लूलेस कि भाई लोकपाल में आरटीआई का प्रोविजन कैसे बनेगा और क्या है। इस स्थिति को, भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि लोकपाल में अगर आप कोई शिकायत करते हैं और शिकायत के बाद उसका क्या निराकरण होता है तो उसकी जानकारी आप कैसे पाएंगे। जबकि आप अगर बिहार राज्य में देखें तो बिहार में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक मोतिहारी जिले की वेबसाइट को देखा था, और वहाँ पर लोकपाल जो मनरेगा इसमें जो तमाम जांच करती है लोकपाल एजेंसी, वो सबकी जानकारी उसमें थी। तो यहाँ पर भी अभी हम प्रोविजन यहाँ पर अब कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने लोकपाल एक्ट में देखा है तो एक्ट में ये साफ है कि लोकपाल अपनी रिपोर्ट पंचायत सचिव को भेजता है, और पंचायत सचिव के बाद जो है फिर वहां से वो फॉरवर्ड होती है। सवाल ये है कि अगर पंचायत सचिव के पास आता है तो हम पंचायत सचिव का बोल रहे हैं कि या तो आपके पास लोकपाल को लेकर के स्पष्ट व्यवस्था करें आप लोग, क्योंकि लोक प्राधिकारी तो लोकपाल है, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये सरकार की व्यवस्था है कि उनको ये देखना है, शासन को ये देखना है कि क्या लोकपाल के पास आरटीआई लगेगा या फिर ये आरटीआई जो है ये पंचायत सचिव के स्तर, पंचायत के स्तर पे लगेगा। जो सेक्रेटरी भोपाल में बैठते हैं पंचायत सचिव, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मंत्रालय में उनके स्तर पे लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अमला कम है। और अगर सरकार को ये लगता है कि ये पंचायत विभाग में ही ये लगेगा तो
डेफिनेटली फिर वहां पर एक व्यवस्था बनेगी और उनको निर्देशित किया जा रहा है कि आप आरटीआई का जो भी लोक प्राधिकारी के तहत इसमें तय करें कि लोक सूचना अधिकारी कौन होगा, अपील अधिकारी की व्यवस्था बनाएं और इसको लागू कराएं। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर पारदर्शिता की होती है और मेरा ये मानना है कि जितने इस तरह के मामले सामने आते हैं जहाँ हमें ये अब पूरी तरह से एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं और जो रिकॉर्ड आते रहते हैं बीच बीच में, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार बेनिफिशरीज की बात करती है और उसमें मालूम पड़ता है कि वो बेनिफिशरीज है ही नहीं, या फिर वो गांव में मजदूरी काम नहीं करते हैं, या फिर वो आप मान लीजिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो उस नाम का कोई मजदूरी नहीं है गांव में, या उसकी डेथ हो चुकी है। ये तमाम चीजें हैं और उसको लेकर के एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और ताकि भ्रष्टाचार वहां रुके और जिस काम के लिए पैसा सरकार दे रही है उसी काम के लिए वो पैसा उपयोग में आए, क्योंकि जनता का पैसा है। और इसीलिए यहाँ पर जवाबदेही आप सबकी बन जाती है कि आप सब लोग भी उसमें नजर रखिए कि इस तरह की स्कीम्स में मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था है। और दूसरा तो मेरा ये कहना है कि आप लोक सेवा गारंटी आप उसको देखिए, आप जरूर उसका अध्ययन करिए। लोक सेवा गारंटी के तहत कई ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर इसकी व्यवस्था दी गई है कि इतने दिन के अंदर ये काम होना है, ये इतने दिन के अंदर ये आपका निराकरण हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोक सेवा गारंटी स्कीम के तहत आप देख लेते हैं और उसके बाद अगर आप अपने आरटीआई आवेदन में भी उसका जिक्र करते हैं कि हमने ये आवेदन लगाया था और लोक सेवा गारंटी इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके बाद हमें आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी चाह रहे हैं, तो उससे मल्टीपल लेवल पे जो वॉल्यूशन होता है वहाँ आप मल्टीपल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात मैं कह रहा हूँ। तो एक तो अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे फिक्स करेंगे जहाँ पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, दूसरा आप उसके बाद अगर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आते हैं तो उसमें भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। तो कुल मिलाकर के विषय जो मजदूर से जुड़ा हुआ है वो बहुत ही अहम है और मुझे लगता है कि इसमें एक्सेस जो है आरटीआई लगाने की कम से कम जरूरत पड़े और सरकार को ये चाहिए कि एक तो स्पीड जो है वो जो डेटा को अपडेट करने का वो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, ताकि जैसे ही डेटा सामने आता है उसके बाद आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़े, वो स्वतः धारा 4 के तहत जो है वो वेबसाइट में अपलोड हो जाए। क्योंकि देखिए डेटा तो जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप अगर मजदूरों को इतना पैसा दे रहे हैं या मजदूरों के पास पैसा जा रहा है तो उसका एक लिस्ट तो बन रहा है, उसका कंपाइलेशन तो हो रहा है। सवाल बस इतना है कि उस लिस्ट को सबके सामने जनता के सामने रखना है, तो वो व्यवस्था एक बनाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर आप लोगों के सामने अगर ऐसा कोई विषय सामने आता है कि जहां आपको लगता है कि नहीं इसमें धारा 4 के तहत इसमें सरकार को इसमें निर्देशित करने की जरूरत है, और या फिर कोई किसी फॉर्मेट में पर्टिकुलर फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि मजदूरों के इसमें जो अभी जानकारी आती है उसमें आप कोई एडिशन चाहते हैं कि एडिशन के तहत उसमें एक पर्टिकुलर और कुछ जानकारी जुड़े, तो आप उस फॉर्मेट को भी सजेस्ट कर सकते हैं और राज्य सूचना आयोग जो है वो शासन को उसमें निर्देशित करेगा कि अपने फॉर्मेट को या रिकॉर्ड को उस ढंग से मेंटेन करिए और या उस ढंग से उसको सेक्शन 4 के तहत लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में वेबसाइट के माध्यम से रखिए। तो हम लोग अब आत्मदीप जी को भी सुनते, क्योंकि आत्मदीप जी ने कई मामले पहले अपने जब राज्य सूचना आयुक्त थे तो उन्होंने इस तरह के मामले उनके सामने अक्सर आते रहते थे, तो वो जरूर अपने अनुभव से हमें बताएंगे कि किस तरह से इसमें कार्रवाई की और आवश्यकता है। अनम्यूट करना पड़ेगा आत्मदीप जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सॉरी, मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लियर सुन नहीं पाया आपने किस मुद्दे पे राय रखने के लिए कहा है। मैंने आपको यही जो मजदूर वाला जो मुद्दा है, मैंने कहा कि आपका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर सूचना आयोग में जी, और इस तरह के मुद्दे सामने आते रहे जहाँ जो मजदूरों के लिए योजना होती है और उसकी स्कीम से जुड़ी हुई जो बातें सामने रहनी चाहिए धारा 4 के तहत, तो कई बार वो जानकारियां मिलती नहीं है, पंचायत स्तर पे भी नहीं मिलती है और उसके ऊपर भी नहीं मिलती है। देखिए, मजदूरों से संबंधित ज्यादातर मामले यानी जानकारियां जिनकी नागरिकों को जरूरत हो सकती है वो
सबसे ज्यादा तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से संबंधित होती है। उसके बाद श्रम विभाग का नंबर आता है, सामाजिक न्याय विभाग और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग। अधिकांश मजदूरों के हित से जुड़े इशू इन विभागों के दायरे में आते हैं और इन सब विभागों के निचले स्तर तक के कार्यालय लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं, जिनसे जानकारी ली जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है श्रम कानून। श्रम कानूनों में काम के घंटे, मजदूर के ओवर टाइम के बारे में नियम, उसको पारिश्रमिक का, मजदूरी का भुगतान, कार्यस्थल पे क्या क्या आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, ये सब मोटा मोटा ये सब चीजें आती हैं। जैसे मनरेगा के तहत अगर कहीं साइट पे काम चल रहा है तो वहाँ जो माताएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वहाँ पालना लगाना, छाया की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना और प्रसाधन की, शौचालय की व्यवस्था करना, ये सब आवश्यक है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जगह ये सब व्यवस्थाएं की नहीं जाती है। तो इस बारे में जवाब तलब करके सरकारी मशीनरी को हम जवाबदेह बनाने का प्रयास कर सकते हैं कि कार्यस्थल पे क्या क्या न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है और उनमें से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह की जानकारी आरटीआई लगा के मांगी जा सकती है। लेबर एक्ट के तहत भी अगर कहीं न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, जैसे ये ठेका श्रमिकों के मामले में खास तौर पे होता है कि गवर्नमेंट आजकल नियमित भर्ती ना करके ज्यादातर काम अपने आउटसोर्स कर रही है, जिसमें किसी एक एजेंसी को ठेका दे दिया जाता है कि ये आप बिजली के बिल की रीडिंग आप करिए या ये काम अब अस्पतालों में सफाई आप करिए, हम आपको इकट्ठा पैसा दे देंगे। और वो जो ठेकेदार अपने एम्प्लॉइज को, मजदूरों को पैसा देता है, वो सरकार जो निर्धारित करती है उससे कम देता है और ज्यादा राशि पे हस्ताक्षर कराता है। जैसे हम भोपाल में जिस कैंपस में रहते हैं, यहाँ हर कवर्ड कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इन सिक्योरिटी गार्डों को कम से कम 12,000 रुपये महीने की तनख्वाह जो ठेकेदार और सरकार के बीच अनुबंध हुआ उसमें लिखी होती है, लेकिन इन बेचारों को 7 या 8,000 रुपये दिए जाते हैं, हस्ताक्षर 12,000 रुपये कराए जाते हैं। इस तरह के अन्याय और शोषण की रोकथाम के लिए भी हम आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, मजदूरों के कल्याण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चला रखी हैं कि अगर उन सबका फायदा मिले तो जो लोग इन सुविधाओं से सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, और वो हाँ सर की आवाज कट गई। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर कटी है कि जहां पर वो ये बता रहे थे कि मजदूर के लिए केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की इतनी योजनाएं हैं कि अगर वो लागू हो जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए और एक एक मजदूर को उसके हिसाब से बेनिफिट मिलने लगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ मजदूरों की जीवन शैली जो है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जो योजनाएं होती वो कागजों तक रहती हैं अधिकतर योजनाएं, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। शैलेश गांधी जी, आप जरा इस बारे में, नमस्कार, आप जरा थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं स्पेशली लेबर्स के लिए, वो इम्प्लीमेंट होने में बड़ी दिक्कत होती है। एक कोशिश की गई थी जब मैं कमिश्नर था कि मैं लोगों को कहता था आप कंप्लेंट दो कि ये इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली वेलफेयर कितनी स्कीम्स है वो सब वेबसाइट पे आना चाहिए। और हर वेलफेयर स्कीम में, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, भाई ईडब्ल्यूएस को हॉस्पिटल में जगह मिलनी चाहिए, 20% बेड्स होने चाहिए। तो मैंने आदेश निकाला था जिसका पालन भी होता था। दिल्ली की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये करना जरूरी था, उन सबसे मैंने ये कंपलसरी किया था कि 5:30 बजे तक रोज ये लिखो कि वो कितने खाट भरे हुए हैं और उन बेड्स पे कौन कौन पेशेंट हैं, क्योंकि मुझे ये कंप्लेंट आई कि दूसरे लोग वहां सोते हैं और वो कहते हैं कि हमने ईडब्ल्यूएस को दे दिया। इसी तरह से बहुत सारी वेलफेयर एजेंसीज के लिए हम ये कर सकते हैं। जैसे जो उदाहरण आत्मन जी बता रहे थे कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे कम सैलरी देते हैं, उसका एक
रीजनेबल तरीका ये हो सकता है कि एक कंप्लेंट की जा सकती है लेबर ऑफिस को या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, और अगर कुछ नहीं काम हुआ हो तो मेरे हिसाब से कमीशन फोर्स कर सकता है कि आप इस पे इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये कमीशन आदेश निकाल सकता है। कमीशन के आदेशों का कई बार परसुएसिव वैल्यू भी रहता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी को बुरा दिखाएगी पब्लिक में। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने एसेट्स नहीं डिक्लेयर करते थे और कोई कानून उनको डिक्लेयर करने के लिए बाध्य नहीं करता था। किसी ने ये पूछा, मैंने ऑर्डर भी ये निकाला कि भाई सुप्रीम कोर्ट जजेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कर रहे हैं, दूसरे सब अफसर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को आदेश तो हम नहीं दे सकते, मगर उम्मीद करता हूं कि प्रेसिडेंट भी इस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। और 15 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने अपने एसेट्स वेबसाइट पे डाल दिए। तो परसुएसिव मेथड्स भी होती हैं जहां हमारा अधिकार नहीं होता है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, मगर ये करके अगर हम हर एक टाइप की स्कीम, विडोज पेंशन वगैरह, मैंने कहा था कि जो भी अप्लाई करें वो वेबसाइट पे आना चाहिए, कौन सी तारीख पे अप्लाई किया, रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, कौन सी तारीख पे किया। इस हिसाब से हम कुछ काम कर सकते हैं। और ये शायद आपको सबको पता होगा, सूचना के अधिकार का पहला मूवमेंट जो शुरू हुआ राजस्थान में, वो मस्टर रोल को लेके ही था, मजदूरों के मस्टर रोल के लिए। वहीं से ये कहानी शुरू हुई। भारत में जो पहली मूवमेंट शुरू हुई वो मजदूरों के मस्टर रोल से ही कहानी शुरू हुई है। यू आर म्यूटेड राहुल जी, आपका म्यूट है, आपका माइक म्यूट पे है। जी शैलेश जी, नहीं इम्पोर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर की है। इनफैक्ट यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने भी कई स्कीम्स यहाँ पर चला के रखी हुई है मजदूरों के लिए, जैसे प्रसूति अवकाश सहायता है, चिकित्सा सहायता है, छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार योजना उन्होंने बनाई है मजदूरों के लिए, मजदूरों के परिवार के लिए, विवाह सहायता, विवाह के लिए भी सहायता के लिए योजना है, बीमा अनुग्रह सहायता योजना है, उसके अलावा अंत्येष्टि सहायता की भी योजना है। तो इस तरह से, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि लोगों के बीच जागरूकता है नहीं उतनी, और इसलिए वो स्कीम्स का लाभ उठा नहीं पाते हैं, और जो बेनिफिशरीज जो हैं उसमें फजिंग करने का एक चांस जो है वो लोगों को मिल जाता है, जो बीच में जो नेटवर्क में लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसको लेकर के। एक तो विनती कर रहा हूं कि आप सोचिए कि अगर आप ऑर्डर्स दें कि ये सब इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में वेबसाइट पे होनी चाहिए, जो अप्लाई करता है इस पे थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट करें, तो बहुत सारे सोशल वर्कर्स हर राज्य में होते हैं जो इसको फिर आगे लेके बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। आत्मदीप जी जुड़ गए हैं वापस। आत्मदीप जी, आपका उस समय नेटवर्क कुछ वीक हो गया था, इसीलिए हमें आपकी आवाज बीच में, जैसे आपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम्स की आप बात कर रहे थे, उसके बाद आपका कनेक्शन लॉस हो गया था। तो आप बताइए, आप उसमें क्या कह रहे थे? आपका अनम्यूट सर, मुझे कुछ बोलना है। अभी आप लोग मत बोलिए, पहले विशेषज्ञ बोल लें, इसके बाद फिर प्रश्न उत्तर का सेशन रहेगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात छूट जाएगी, इस विषय से हटके है, इसलिए पहले मैं वो आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि 12 अक्टूबर को हमारा देश का राष्ट्रीय सूचना दिवस है, यानी सूचना के अधिकार कानून का स्थापना दिवस 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इस दिन ये हम जो अभी बात कर रहे हैं मजदूरों के संदर्भ में, ये अभी राहुल जी ने भी जैसा कहा कि बहुत योजनाएं लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसी तरह आरटीआई के मामले में भी स्थिति है। तो ये अज्ञानता की, अनभिज्ञता की स्थिति दूर और जागरूकता बढ़े, इसके लिए हम सबको विभिन्न अखबारों को, न्यूज चैनलों को पत्र लिखने चाहिए कि 12 अक्टूबर को सूचना के अधिकार के स्थापना दिवस पर आप सब विशेष कार्यक्रम प्रकाशित या प्रसारित करें, और आरटीआई के बारे में अपने अनुभव भी अखबारों को लिखना चाहिए कि ये 12 अक्टूबर को एक स्पेशल पेज निकाल के ये सब लोगों के विचार छापे जाएं और विशेषज्ञों के लेख छापे जाएं। इस तरह की मांग करेंगे तो काफी अखबार, मुझे लगता है कि सूचना के अधिकार में जानकारी प्रकाशित कर सकते हैं। कुछ अखबार अभी करते भी हैं, 12 अक्टूबर को एक स्पेशल पेज बनाते हैं।
तो ये सब मीडिया के माध्यमों से हम सबको मांग करना चाहिए और अपने अपने अनुभव लिख के अखबारों में भेजना चाहिए, और नहीं तो पत्र संपादक के नाम में ही छपने के लिए भेजना चाहिए। दूसरा, जो हमने बताए थे कि मजदूरों से जुड़े ज्यादातर मामले ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित होते हैं। इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्व विभाग वगैरह आते हैं। इन सब विभागों के निचले स्तर तक के कार्यालयों से मजदूरों से जुड़ी सारी जानकारी मांग सकते हैं। अगर उनसे अधिक काम लिया जा रहा है तो काम के कितने घंटे निर्धारित हैं, ओवर टाइम के क्या रूल्स हैं, न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है या नहीं, कितनी निर्धारित है, मास्टर रोल की प्रति हर एक चीज से ले सकते हैं। अभी माननीय शैलेश गांधी जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया कि सूचना का अधिकार का उद्गम ही मजदूरों के मुद्दों को लेके हुआ है। खास करके ग्राम पंचायतों में जो गरीबों के, मजदूरों के हक मारे जाते थे, उनको लेके ही इसकी मांग उठी, ताकि विषय सब बाद में जुड़े। और हमें लगता है आत्मजीत सर का फिर से कट गया है नेटवर्क। सर क्या मैं बोलूं सर? आपका नाम क्या है, शुभ नाम? सर मेरा नाम विवेक कुमार शुक्ला है। और सर मैं पिछले आरटीआई मीटिंग में बैठा था और मैं पूरे आरटीआई मीटिंग के सभी अधिकारियों और अपने सीनियरों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर मुद्दा मेरा था सर विकलांगता प्रमाण पत्र का, और मैंने ये आरटीआई में सूचित किया और सर इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। सैटरडे को संजय गांधी में मुझे बुलाया गया और सोमवार को मुझे विकलांगता प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसका परसेंटेज 70% बनाया गया। और आज मैं आरटीआई के माध्यम से सभी अधिकारियों और सभी अपने सीनियरों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा रोल सर आपका, नित्यानंद सर का और सभी आरटीआई टीम का है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपका, आप जुड़े थे उसमें, निश्चित तौर पर हमें याद है ये मामला और हमने यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी अपनी व्यवस्था सुधर गई है, दूसरों की व्यवस्था आपको सुधारनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए, पर्सनल तो आपने कर लिया, आपने एक रास्ता देख लिया, लेकिन आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये आपकी जैसे नित्यानंद जी और शिवानंद जी ने मदद की वैसे ही आप दूसरों की भी मदद करें, और ताकि जो बाकी जो लोग जो इन समस्या से दो चार हो रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सर अगर आरटीआई नहीं रहता तो मैं 7 साल से विकलांग सर्टिफिकेट के लिए इधर से उधर घूम रहा था। आप लोगों को तहे दिल से, सभी अधिकारियों को और सभी बड़े सज्जनों को और अपने सीनियरों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको भाई साहब, आप कमीशन में कंप्लेंट दीजिए और कहिए कि विकलांग के जो सर्टिफिकेट मांगते हैं उस दिन से उनके वेबसाइट पे नाम आ जाए, उनको इशू हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ ये आना चाहिए। ये अगर हो जाएगा तो मेरे हिसाब से सिस्टम बेटर होने की संभावना है। एंड राहुल जी जैसे बहुत ही प्रोएक्टिव कमिश्नर है आपके पास, तो आई थिंक ये बहुत इजी हो सकता है। आपका ये रोल हो सकता है कि आप कंप्लेंट दीजिए और कमीशन को कहिए कि इस तरह का ऑर्डर निकाले। जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, मैं भी आपकी थोड़ा सा आवाज ज्यादा नहीं सुन पाया हूँ क्योंकि मेरा भी नेटवर्क का कुछ इशू था। लोग कॉल कर देते हैं मीटिंग के दौरान, तो आजकल क्या होता है कि अपन कॉल और 4G नेटवर्क दोनों साथ में नहीं ले पाते, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। पर ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, और धन्यवाद के असली जो हकदार हैं वो धीरेन्द्र मिश्रा जी है। एक विभाग में डॉक्टर है आपके, उन्होंने आपकी मदद किया, लेकिन
डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा सर तो बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन दिया और उनसे जितना हेल्प बन सका उतना उन्होंने हेल्प किया और उन्होंने बहुत ज्यादा ही हेल्प किया, मुझ जैसे इंसान को नई जिंदगी दे दी। अरे चल भाई। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी मदद हो गई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे राहुल सिंह जी ने कहा है कि आप भी दूसरों की मदद करें, क्योंकि आपको एक तरीका पता चल गया किस प्रकार विकलांगता सर्टिफिकेट मिलता है, तो एक प्रोसेस आपको मालूम पड़ गया। इस प्रोसेस से आप दूसरे लोगों की, जितने लोगों को भी मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए। जी सर, एकदम तहे दिल से। इसमें हम लोग सवाल जवाब का सेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। तो जिनके जो सवाल हों वो यहाँ पूछ सकते हैं। जी सर, मैं रोहित कुमार तिवारी, ग्राम ढाबा तिवरियान से बात कर रहा हूँ। क्या ये सचिव मुझसे पूछा बिना पत्र बिना कुछ बताए 3,000 रुपए की मांग कर सकता है? बिना कुछ बताए मतलब वो 3,000 रुपए नहीं, वो 3,000 रुपए आपसे फोटोकॉपी शुल्क अगर ले रहे हैं और अगर स्पेसिफिक उन्होंने बताया कि इतने पुस्तकों की जानकारी देंगे। नहीं, पृष्ठ उन्होंने कहीं पे भी लिख के नहीं दिया है। इसके लिए मैं उनकी शिकायत उनके ऊपरी कार्यालय में किया, वहां से नोटिस भी आया उनको, उसके बाद भी उन्होंने लिख के नहीं दिया। मैं मांग रहा हूँ फिर भी ले नहीं रहे आवेदन। रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको आवेदन भेजिए जो भी आप कहना चाह रहे हैं। और दूसरा, अगर आपने प्रथम अपील कर चुके हैं इसमें और उसके बाद भी निराकरण नहीं हुआ है आपके मामले का, तो आप सूचना आयोग में आप जी, मैंने सूचना आयोग में धारा 18 के तहत आपके पास शिकायत की हुई है। उसमें जहां तक है आपने कल आदेश भी शायद दे दिया है। जी, मैंने की हुई है शिकायत, पर सचिव बिल्कुल उसके बाद भी मेरी 3 RTI का समय सीमा खत्म हो गई, पर उन्होंने जवाब देने के मूड में ही नहीं रहते। वो अगर समय सीमा खत्म हो गई है तो फिर आप निःशुल्क 30 दिन की समय हो गए हैं, उसके बाद भी आप उसमें फिर प्रथम अपील करिए और फिर द्वितीय अपील करिए और प्रथम अपील में आप निःशुल्क दस्तावेज प्राप्त करने के लिए लिखिए। ठीक है। नहीं, तीनों अपील मेरे उसके लिए हैं, क्या बोलते हैं, जांच के लिए, मतलब वो वो देखना था, मुझे रिकॉर्ड देखना था। ओके, हाँ तो ठीक है, आप प्रथम अपील करिए और उसकी सीधे आप सेकंड अपील करिए उसमें। ठीक है। नमस्कार सर, मैं संतोष दुबे रीवा से हूँ। जी संतोष जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि बहुत सारे मध्य प्रदेश शासन के जो फंड हैं वो केंद्रीय किसी एजेंसी, ऐसी एजेंसियां जो केंद्र सरकार के शासित हैं, वो आके यहाँ वर्क करती हैं और करके वापस चले जाती हैं। हमने RTI से जब उस वर्क के अगेंस्ट में जो एक्सपेंस हुए हैं उसकी जांच, उसकी डिटेल मांगी, या यूं मांगा कि उसका रेट आपने किस तरीके से निर्धारित किया, तो उनने ये कह के डिनाई कर दिया कि ये हमारा इंटरनल या कि यूं कहे फाइनेंशियल मैटर है, हम उसकी डिटेल नहीं दे सकते। तो ऐसा फंड जो मध्य प्रदेश शासन का है और सेंट्रल की एजेंसियां खर्चा कर रही हैं, उसकी जानकारी लेना चाहे तो कैसे मिलेगी सर? नहीं, ये गलत आपको जवाब दिया है। अगर आपको मालूम है कि पर्टिकुलर एजेंसीज हैं जिनको हायर किया गया है, अब जैसे निर्माण के लिए केंद्र की एक एजेंसी है जो सिर्फ हॉस्पिटल्स का निर्माण करती है, और वो स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको हायर करती है उस एजेंसी को और यहाँ पर हॉस्पिटल बनाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल एजेंसी और इंटरनल अरेंजमेंट है और उसकी जानकारी नहीं देंगे। पब्लिक फंड के द्वारा ये निर्माण हो रहा है और ये जानकारी देनी पड़ेगी। तो एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता, आप जो केंद्रीय एजेंसी है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी, वो लोग भी RTI के दायरे में आते हैं, लेकिन कितने आते हैं, क्योंकि सुरेश गांधी जी यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में रहे, वो इस पर प्रकाश डालेंगे। अगर सेंट्रल एजेंसी के यहाँ इंफॉर्मेशन, आप ये सोचिए सूचना कहाँ पे होगी, मगर अगर आपको जो जवाब मिला है कि हम नहीं देंगे, उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि सूचना उनके पास है जी। तो अगर सूचना उनके पास है तो देना कंपलसरी है। जैसे राहुल जी ने कहा वैसे आप आगे जाइए कमीशन तक। सर इसमें मैं एक थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। जो एजेंसी है वो उसको बोलते हैं NSIC, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है।
ये ऐसे अपने क्षेत्र की संस्थाओं को रजिस्टर्ड करते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं स्मॉल स्केल की, और उनके थ्रू गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसी एनएसआईसी की एक ब्रांच है नागपुर में जिसने मध्य प्रदेश शासन में कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का काम किया। मैंने उनसे डिटेल ही मांगा कि जो काम आपने यहाँ पे किया है उसका रेट का निर्धारण आपने किस आधार पे किया, उस रेट निर्धारण में कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितना कितना रेट दिया था। तो लोएस्ट वन में आपने काम किया। तो उनने मुझे ये कह के डिनाई कर दिया कि चूंकि ये फाइनेंस का मैटर है और आरटीआई के दायरे में नहीं आता, तो ये हम राहुल जी ने आपको बताया कि ये डिनायल गैर कानूनी है, मगर इसके लिए आपको कमीशन तक पहुंचना पड़ेगा। बट सर फर्स्ट अपील, मतलब जैसे मध्य प्रदेश में तो हम फर्स्ट अपील या आखिरी तक राहुल सर के पास जा सकते हैं, सेंट्रल एजेंसियां मध्य प्रदेश के दायरे में आएंगी नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? नहीं, आप ये सोचिए कि जो एजेंसी है वो सेंट्रल, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट की है या मध्य प्रदेश सरकार की है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो फिर सेंट्रल कमीशन में जाना पड़ेगा आपको, उसके लिए अलग अपन को प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कौन सी बॉडी है, उसका फंडिंग कहां से होता है, उस पे आधार होता है इसका। राहुल सर से मेरा रिक्वेस्ट ये था, राहुल सर यदि मध्य प्रदेश सरकार का कोई फंड खर्च हो रहा है किसी भी एजेंसी के माध्यम से, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के या आरटीआई के दायरे में इतना तो होना चाहिए कि यदि कोई एजेंसी मना करती है, डिनाई करती है, तो हम मध्य प्रदेश से भी उसका प्रोसेस कर सकें। जो इन्फॉर्मेशन अगर मध्य प्रदेश शासन का फंड जा रहा है कहीं पर, तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश शासन के पास जो जानकारी होगी वो आप राज्य सूचना आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। वो जानकारी तो आपको मिलेगी, क्योंकि फंड जैसे मान लीजिए सेंटर की स्कीम, जैसे ये आप पर्टिकुलर अगर स्कीम्स में बताएंगे कि ये आप अभी सर ये एमपी एमएलए फंड, मैं एमपी एमएलए फंड की बात कर रहा हूँ। एमपी एमएलए फंड अपना प्रदेश का होता है, जो एमएलए का फंड है, और उसमें बहुत सारी एक एनएसआईसी है या कि एक प्रीफैब लिमिटेड, नेशनल प्रीफैब लिमिटेड है जो नेशनल हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंडर में चलती हैं। ये एजेंसियां आती हैं मध्य प्रदेश में, अपना कोटेशन प्रस्तुत करती हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रेट कॉन्ट्रैक्ट का, और काम यहाँ पे करके वापस चले जाती हैं। हमारा इन्वॉल्वमेंट कुछ रहता नहीं है एमपी के लोगों का। उसमें बहुत बड़ा फंड का मैनिपुलेशन होता है। ये कोटेशन कहाँ प्रस्तुत करते हैं? जहां से इनको काम लेना होता है। कहाँ से? जो किसी डिस्ट्रिक्ट का स्टैटिक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके पास में। तो बस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से ले रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में उसके कॉन्ट्रैक्ट की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो सारी डिटेल्स होंगी। वो केवल कोटेशन लेते हैं सर। हाँ, वो केवल कोटेशन लेते हैं। और हमें जानना ये है कि जो कोटेशन उनने L1 का दिया है, लोएस्ट का दिया है, वो कोटेशन निर्धारित करने का उनका जो प्रोसेस था, और उस प्रोसेस में जितने लोग इन्वॉल्व हुए, 5, 7, 10 लोगों ने अपना कोटेशन दिया होगा, टेक्निकल बिड दी होगी, उसमें जो लोएस्ट वन आया होगा उसका कोटेशन ये फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर इसमें इतना बड़ा इन्हें उसके बाद कोटेशन ले लिया, चलिए कोटेशन दिया जी, कोटेशन लेने के बाद उसको कहाँ जमा कर रहे हैं? सर इसको ऐसा समझाएं कि जैसे आपके कार्यालय में कुछ परचेस करना है, सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट है या टैंकर्स हैं या कि कुछ आपके यहाँ प्री फैब्रिकेटेड वर्क कराना है जी। तो एक ऐसी एजेंसी है प्रीफैब या नेशनल एनएसआईसी जो ऑलरेडी टेंडर करके रखती है अपने, जो उनके पास में जो यूनिट्स हैं वो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड यूनिट हैं उनसे वो हर साल रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो लोएस्ट वन में 10 के बीच में 20 के बीच में जो लोएस्ट वन होता है उसका रेट फाइनल करके रखते हैं। अब आपने कॉल किया एनएसआईसी को कि हमको अपना काम कराना है, तो वो डायरेक्ट आपको कोटेशन दे देते हैं कि हमने क्रय भंडारण के नियम का पालन किया हुआ है, ये रहा कोटेशन। आप उस कोटेशन के आधार पे उनको डायरेक्ट काम दे देते हैं। मुझे जानना ये है कि उनने कोटेशन तो दिया, ठीक है, उनने नागपुर की रजिस्टर्ड एजेंसी या दिल्ली की रजिस्टर्ड, दिल्ली की यदि कोई ब्रांच है तो दिल्ली के लोगों को रजिस्टर्ड कर रखा है अपने उसमें, उन्हीं के बीच से उनने कोटेशन ले लिया, कोटेशन से लोएस्ट वन का आपको रेट दे दिया, लेकिन वो कौन कौन से लोग उसमें भाग लिए, कितना कितना कोटेशन दिया और लोएस्ट आधार क्या था, ये हमको जानकारी नहीं मिल पाती। तो फिर वो जैसा शैलेश गांधी जी ने बताया कि वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जाना पड़ेगा आपको उसके लिए, क्योंकि अगर सेंटर की स्कीम, अगर सेंट्रल का ही पूरा एजेंसी जो है वो उसी हिसाब से काम कर रही है, तो वो सारी जानकारी जो है वहीं पर होगी उनके पास, सारे कोटेशन, कौन कौन से कोटेशन आए, कौन सा लोएस्ट कोटेशन है। एक छोटी सी चीज जोड़ दूं संतोष जी,
सूचना किसके पास है, फंडिंग किसका है वो भी भूल जाइए। सूचना कौन से दफ्तर में होने की संभावना है उस दफ्तर में आप अप्लाई कीजिए, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। और अगर वो मना करते हैं ये कह के कि हमारा इंटरनल मैटर है तो वो गलत है। सूचना के अधिकार में सेक्शन 8(1) के हिसाब से ही कुछ रिजेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज ऑल अदर रिजेक्शंस आर इलीगल। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें यदि हो सके राहुल सर की तरफ से कोई लेटर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जारी हो कि ऐसी एजेंसियां जो सेंट्रल के अंडर में आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, उनको काम अलॉट करने के पहले उसकी ब्रीडिंग प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल मांगा जाए तो ये बड़ी सुविधा हो जाएगी सर। क्योंकि सेंट्रल में हम लोग एमपी में तो वर्किंग कर जाते हैं, लेकिन जब सेंट्रल की बात आती तो हमको बहुत जगह घुमा दिया जाता है। मैंने फर्स्ट अपील की थी लेकिन वहां से भी कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पाया, तो हम फॉलो अप नहीं ले पाए सर। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा जो पारदर्शिता के मापदंड राज्य में पालन होते हैं, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त भी बैठे हुए हैं, शैलेश गांधी जी, तो आप वहां पर भी उसी स्तर पर वो मापदंड फॉलो होते हैं और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होगी आपको। 39 राहुल जी एक्सेस करता हूँ, यदि कोई दिक्कत आएगी तो वापस आपके सामने बात रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच राहुल जी। राहुल एक साथ आप लोग मत बोलें। हाँ, एक जो बोलना चाह रहे हैं अपना अनम्यूट कर लें। जी, राहुल जी एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। राज मिश्रा, छत्तीसगढ़। जी राज मिश्रा जी पूछिए। जी जी जी, राहुल जी अपने यहाँ गांधी सर तो ये देख चुके हैं 5 साल। मैं आपसे एक विनती करूंगा इस कार्यक्रम में कि जो भी अपील या शिकायत आपके समक्ष आती हो उसमें आवेदक को अगर जानकारी दिलवानी है तो दिलवा दिया जाए, लेकिन उस जन सूचना अधिकारी के ऊपर दबाव डाल के कहा जाए कि ये जानकारी को आप अपने वेबसाइट पर डाल दें धारा 4 के तहत। अगर ये कार्यक्रम हो जाता है तो मुझे उसी संस्था में दोबारा वही जानकारी लगाने के लिए आरटीआई नहीं लगानी पड़ेगी। अगर ये सूचना आयुक्त हमारे देश के करने लगे ना तो अपार जनसमूह को लाभ मिलेगा। सर अपना प्लीज अनम्यूट कर लें। राज मिश्रा जी, वैसे कई डिपार्टमेंट मैंने देखा है कि कई डिपार्टमेंट अपनी ओर से अपलोड भी करते हैं, मतलब जो आरटीआई आई, आरटीआई पर क्या निराकरण हुआ है उसकी जानकारी भी देते हैं। और बाकी अधिकतर डिपार्टमेंट में ये अभी इस तरह की परंपरा नहीं है वो, लेकिन ये आपका अच्छा सुझाव है कि इससे अगर जो खासतौर से वैसी आरटीआई जिसमें वो बार आरटीआई लग रही है तो वो भी होगा, और दूसरा पारदर्शिता ज़्यादा बढ़ेगी उससे। क्योंकि अक्सर होता ही है कि जो हम लोग शिकायत करते हैं कि कोई अनुचित मेथड से या उसकी तरीके से वो आरटीआई लगा रहा है तो वो उद्देश्य भी विफल हो जाता है। जब आप वो वेबसाइट पे डाल देंगे, अवेलेबल रहेगा, तो डेफिनेटली वो जो ये जो इस तरह की कंप्लेंट आती है उससे भी निपटारा हो सकता है उसका। सर इस परिप्रेक्ष्य में राहुल जी, इस संबंध में मैं छत्तीसगढ़ में बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ सभी विभाग, ग्राम पंचायत के सचिव से लेके मुख्य सचिव तक ये काम हो जाए। वैसे मैं बताऊं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा हाई कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल हैं उनका कार्यालय, उनका वेबसाइट खोल के देखेंगे तो अब तक 2005 से लेके छत्तीसगढ़ हमारा 2001 में बना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और सूचना का अधिकार 2005 में आया। 2005 से लेके अभी 2020 तक केवल मेरे ही 3 आरटीआई एप्लीकेशन एडवोकेट जनरल के ऑफिस में अपलोड किए गए हैं। बस बेहद दुखद है, पता नहीं ये क्यों करना नहीं चाहते। आप लोग अधिकार में हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी हम जैसे लोगों की मदद कर दें इसमें तो बहुत कृपा हो। संतोष जी एक निवेदन इसमें ये है आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला है। वैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय राहुल सिंह सर ने बहुत जबरदस्त इस फील्ड में काम किए हुए। कोई भी मामला यदि ऐसा आता है और उसमें लग रहा है कि धारा 4 के तहत वो जानकारी साझा होनी चाहिए तो वो जानकारी साझा हो रही है। अभी कराधान वाले घोटाले के मामले में आपका आदेश आया था, और अभी हाल ही में नलकूपों का एक मामला आया है जिसमें इसकी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी एक मनरेगा की आपने बात करी है,
लोकपाल हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन लेने की प्रक्रिया बने, जिससे मजदूर को, ग्राम पंचायत का मजदूर, उसको जिले तक ना जाना पड़े, यहाँ तक कि ब्लॉक तक ना जाना पड़े। ये सब व्यवस्था चल रही है और बहुत सारे ऐसे मामले हैं। लेकिन आपको चूंकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक मुहिम की तरह काम करना पड़ेगा। आप जितने एक्टिविस्ट लोग हैं, एक तरह से एक लीगल नोटिस की तरह इसको बनाएं और अपने आयोग को आप दें उनको कि आप धारा 4 के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा जानकारी साझा करें, तो ये ज्यादा शायद बेहतर होगा। द्विवेदी जी, एक विनती करूंगा अगर आप अनुमति दें तो। जी बिल्कुल। जी, राज मिश्रा, छत्तीसगढ़। जी, मैं एक जानकारी आपको बताता हूं कि मैंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक PIL किया था 2012 में, 24 सितंबर 2012 को उसमें ऑर्डर हुआ। उसमें केवल राज्य सरकार को डायरेक्शन नहीं था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सभी राज्य सरकारों को डायरेक्शन था उसमें कि धारा 4 का पालन अनिवार्यतः करें। दुखद बात यह है कि छत्तीसगढ़ का आदेश था, कम से कम छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ। लेकिन अगर सूचना आयुक्त चाहें, वो धारा 19 में कहीं पर उल्लेख है उसका कि इसका पालन अगर सूचना आयुक्त कराने लगे, जो जानकारी आप एक आवेदक को दे रहे हैं, जो राज मिश्रा को दे रहे हैं, वो जानकारी वो ग्राम पंचायत का सचिव वेबसाइट पर डालें। ज्यादातर ग्राम पंचायत के सचिव कहते हैं कि उनका कार्यालय का वेबसाइट ही नहीं है। मैं कहता हूं कि एक साल में 149 रुपए लगता है, 149 रुपए अगर खर्च कर देंगे पूरे साल में तो वेबसाइट बन जाता है बहुत आसानी से। और सूचना के अधिकार में केवल वो जानकारी उनको नहीं डालनी है। मैं आदरणीय शैलेश गांधी साहब के ये राज मिश्रा जी, आप आदरणीय शैलेश गांधी साहब का ये जो आप हिसाब किताब बता रहे हो 149 रुपए वेबसाइट का, आपने कभी सरकार में जानने की कोशिश की है कि सरकार का कितना खर्चा होता है एक वेबसाइट चलाने का? आप सरकार का हिस्सा है सर, आप बेहतर जानेंगे, हम लोग तो दीनहीन लोग हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, माफी चाहता हूं, गांधी सर का एक लाइन यहां पर उद्धृत करूंगा अगर अनुमति हो तो। गांधी सर की, सर गांधी सर बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत तक को भी कंप्यूटर अलॉट है। कंप्यूटर का उपयोग ये लोग मैनुअल टाइपराइटर की तरह करते हैं, जबकि कंप्यूटर में टाइप की हुई बात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है। मैं स्वयं एक कम पढ़ा लिखा आदमी ये इस्तेमाल करता हूं कि कंप्यूटर से बिना प्रिंट निकाले ईमेल कैसे भेज दिया जाए, गांधी सर को लेटर कैसे भेज दिया जाए, मैं इस्तेमाल करता हूं इसका। तो सचिव स्तर के लोग तो कम से कम मेरे से ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा सक्षम लोग हैं। मेरा केवल विनती ये है सर, मेरे किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ विनती यह है कि आपसे हमको बहुत उम्मीद थी। गांधी सर जब दिल्ली में थे ना, आचार्य लुल्लू साहब जब थे, जब भी लोग काम किए हैं, अभी राहुल सर से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। आप भी इस देश का हिस्सा हैं और इस देश का हिस्सा होने के कारण से राज मिश्रा जी, राहुल सर से हम सबको उम्मीद है, लेकिन सर इस समय जिस पद पे हैं उनका एक क्षेत्र है, उस पे वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में हम, आप या राहुल सर या गांधी सर सिर्फ सजेशंस आपको दे सकते हैं कि कैसे किया जाए, और हम सब आपके साथ में हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका सूचना आयुक्त ये काम नहीं करना चाहता है तो उसको हम दबाव थोड़ी ना दे सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं? सरकार यदि नहीं करना चाहती है तो हमें आपको सिर्फ सरकार से लड़ना पड़ेगा, बस यही हम कर सकते हैं। आप लीगल नोटिस दीजिए। द्विवेदी जी माफी चाहता हूं, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा पक सकता है, जी तो मिश्रा एक जी, व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति काम क्यों नहीं कर सकता? ठीक है राज मिश्रा जी, मैं मेघराज सिंह कानपुर देहात से। मेरा कहना यह है कि जैसे आपने वेबसाइट की, वर्तमान में जब नया प्रधान बनता है तो अपना वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 50 से 60 हजार का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के कुर्सी, चेयर, टेबल इत्यादि चीजें खरीदता है। तो अगर 149 नहीं सही 5000 सही अगर एक वेबसाइट बनती है तो अगर इच्छा शक्ति हो तो जरूर बन सकती है, अगर इसको थोड़ा बात किया जाए। क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखो आजकल ग्राम प्रधानों के ऑफिस या
चैम्बर सर एक सवाल मेरा 50 भी से है। 60,000। अपन यहाँ से एक आप लोगों को थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। अपन सर थोड़ा एक सा सवाल मेरा है। द्विवेदी जी सुनिए, टॉपिक से भटक पहले रहे हैं सब। पहले वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कृपया ध्यान दें। और पहले तो आप लोग अनम्यूट कर लें, ज़्यादा नॉइज आ रही है। मैं आप सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। और सर लोग कृपया अपना अनम्यूट कर लें एक बार। मैंने आप सबको, क्योंकि नॉइज बहुत आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अपन टॉपिक से ना भटकें, और साथ में देखिए अपन हाइपोथेटिकल बात ना करें कि वहां पे ऐसा हो जाएगा, वहां पे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्क्रीट चीजें हैं जो अपने स्तर पे ही हो सकती हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे एक्सपर्ट हैं हमारे बीच में। माननीय श्री राहुल सिंह सर हैं, शैलेश गांधी सर हैं। हम इनसे ज्यादा से ज्यादा इसका अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। अपन हाइपोथेटिकल चीजों पे ना जाएं कि वो सूचना आयोग ऐसा कर दे, वो ऐसा कर दे, वो नहीं करे। जी जी, सीधे सवाल पे आ जाते हैं, सवाल पे आए। सर मेरा सवाल है। सर मेरा सवाल है। जी जी जी, हेलो सर क्या मैं बोलूं? अंकुर मिश्रा जी का आप। सवाल है पहले। हाँ नमस्कार सर, मैं अंकुर बोल रहा था इंदौर से। जी हाँ बताएं। सर मैंने बिजली विभाग में एक लेटर लिखा था। मुझे वहाँ पे एक बैंक है ICICI बैंक, उसके संबंध में उनने जब कनेक्शन लेते हुए कौन से दस्तावेज दिए थे, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो पहले तो वो उन्होंने टालमटोली करी बात को। उसके बाद मुझे एक पत्र जारी कर दिया गया कि वो तृतीय पक्ष है, बैंक मैनेजर से पूछ के आपको देंगे। और उन्होंने लिखा है मेरे को जो लेटर, उसमें लिखा है कि बैंक मैनेजर से आपके संबंध में जानकारी जो बोली गई थी वो आज तक अप्राप्त है, और मुझे उसकी कॉपी भी दी है। और ये लिखी है उन्होंने लाइन कि उपरोक्त जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होकर उक्त जानकारी सूचना व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकाल या हित के संबंध नहीं रखता। साथ ही कार्यालयीन अभिलेख बिलिंग सॉफ्टवेयर की जांच करने पर पाया गया है कि उनका एड्रेस है कि दिनांक 1/1/1980 को प्रथम बार जारी हुआ था। चूंकि यह घटना आज से 20 वर्ष पूर्व घटित हुई है, ऐसी सूचना प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित नहीं है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अंतर्गत मुक्त रखते हुए सूचना देने की बाध्यता नहीं है। सर कई धाराएं लगा दी उन्होंने अंकुर मिश्रा जी। हम लोग इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये वही विषय मुझे याद है अच्छी तरह से। तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि नियम विरुद्ध उन्होंने रोका है, आप इसमें प्रथम अपील करें और प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील करें। सर ये मैंने प्रथम अपील करी थी, उसका ही जवाब आया है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, आप द्वितीय अपील करें। और उसमें बेसिकली प्रथम अपील में आपको अपना ये तथ्य इसमें रखना चाहिए था कि जो उनका इसमें ये तो है मेरे पास, ये सूचना जो है आपको काउंटर ऐसे करना चाहिए कि इसमें ये जो सूचना आपने मांगी है जानकारी वो आपसे संबंधित है, इसमें थर्ड पार्टी का सवाल नहीं आता है, और आता भी है तो उसमें आपका लोकहित जो है वो ऊपर है, इसीलिए इंफॉर्मेशन देने योग्य है। सर एक सवाल मैं भी करना। हेलो सर, मैं राज तिवारी ग्वालियर से। राज तिवारी जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, सर ने बताया अभी कि जो लेबर मिनिस्ट्री ऑफिस है, क्या उसमें जितने भी वो लेबर वाले तो आते ही हैं, लेकिन सर जो बाकी जो बोलते हैं अपन प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी अधिकारी भी हैं, क्या इनकी भी जानकारी वहां से अपन को मिल सकती है? कितना इनका ड्यूटी आवर्स क्या रहता है, इनका पेमेंट क्या रहता है? तो क्या वहां से भी इन सब की जानकारी निकाल सकते हैं सर, या उनके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट है वहां से निकाल पाएंगे? देखिए, एक तो ये मैं आपको बताता हूँ, जो आप जानना चाहते हैं कि किसी अधिकारी का क्या कर्तव्य है या फिर उसके ड्यूटी आवर्स क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तो धारा 4 के तहत ऑलरेडी इनको रखनी चाहिए रेडी। तो उसके लिए आपको धारा 4 के तहत वहाँ पर जो भी संधारित होगी वो जानकारी आप ले सकते हैं वहाँ पर। सवाल है नहीं, सर ने बताया ना कि जो अपने जो मजदूर वर्ग है, सर एक मिनट, जो सर मजदूर वर्ग है, जैसे सर ने बताया कि जो प्राइवेट किसी कंपनी को टेंडर दे देते हैं गवर्नमेंट वाले, तो उनको पूरा पे नहीं किया जाता है और ड्यूटी ओवर्स भी उनसे ज्यादा लिया जाता है। तो क्या सर ये तो एक कंपनी का हो गया कि चलो उन्होंने टेंडर दे दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं,
क्या उनकी जानकारी वहीं से निकाल सकते हैं सर, लेबर मिनिस्ट्री से या लेबर डिपार्टमेंट से? लेबर डिपार्टमेंट से आप किनकी जानकारी निकालना चाहते हैं? जैसे सर काम करने वाले जैसे अधिकारी वर्ग है सर, या कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उनकी जानकारी भी वहां से? नहीं, आप अपना जो अधिकारी का कितने घंटे वो ऑफिस में काम, मतलब ऑफिस आवर क्या है बेसिकली, ऑफिस आवर, किसी ऑफिस आवर जो है वो पर्टिकुलर कार्यालय में ही आपको ये जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, ये मेरा सवाल है, ये प्राइवेट जैसे लेबर होते हैं उनके लिए लेबर मिनिस्ट्री होती है, श्रम मंत्रालय होता है, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी है चाहे वो अधिकारी है, वो तो उस कार्यालय से या उस विभाग से आपको वो जानकारी मिल जाएगी। अब लेबर की परिभाषा क्या कर रहे हैं, मतलब में जो सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं वो लेबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको क्योंकि वो ना वो स्कीम्स का लाभ। सॉरी सर, क्या है वो श्रम मंत्रालय या श्रम कानून के तहत, तो मेरे को लगा उनका भी श्रम है ना, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। सर मेरा सवाल है, सर मेरा सवाल है, एक तो छोटा सा सवाल है सर, उसको थोड़ा समझा दिया जाए। शॉर्ट में पूछिएगा जी, बताइए जल्दी। सर क्या है कि सर जैसे मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट बन गया तो क्या सर मेरे को विकलांग वो बीपीएल कार्ड बन सकता है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि बीपीएल जैसे हम हैंडीकैप हैं सपोज करिए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम बीपीएल में आते हैं। हमारे 10 एकड़ जमीन हो सकती है, हमारे पास मोटर हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, तो हम फिर बीपीएल में थोड़ी आते हैं। हम हैंडीकैप हो सकते हैं लेकिन उसका जरूरी नहीं है कि हम बीपीएल में हो। बीपीएल का मतलब है गांव के परिवेश में यदि आप बात करेंगे तो 2.5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए और बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, उसको आपको अलग से आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है जी सर, धन्यवाद। ओके, चलिए। सर मेरा एक सवाल, रवि मिश्रा। हाँ रवि मिश्रा, पूछिए। जी सर, मैं मनरेगा के बारे में एक जानकारी सर से सर, इसमें एक होता है परिवार का। सर मनरेगा के बारे में एक जानकारी चाहता हूँ। हाँ पूछिए। जी सर, पूछिए क्या जानकारी है। मुखिया होता है तो मुखिया का अकाउंट नंबर आप ले सकते हैं। आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, आपका नेटवर्क सही नहीं है, आवाज साफ नहीं आ रही है रवि मिश्रा जी। सर मेरा एक सवाल है, मैं महेंद्र गुप्ता गोगावा से बोल रहा हूँ सर। से बोल रहे हैं? हेलो, महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ सर, गोगावा से बोल रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से ही बोल रहा हूँ सर। राहुल सिंह जी से एक प्रश्न था, अगर अनुमति दें आपको। हाँ पूछिए, प्रश्नोत्तर ही हो रहा है सर। आरटीआई जो कानून बना है उसमें 17 बिंदु का मैनुअल प्रत्येक कार्यालय में मध्य प्रदेश में जब से अधिसूचना जारी हुई तब से बनाने का प्रावधान है सर। इस तरीके के 17 मैनुअल कई कार्यालयों में नहीं बना है और आरटीआई लगाई जाती है तो राज्य सूचना आयोग भी इस पर निर्णय देते हैं कि आगे कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को आदेश देते हैं कि आगे से बना लीजिए। जबकि मध्य प्रदेश शासन में अधिसूचना 25/2005-6 से लागू हुई है। तो सर अभी तक तो बन के इनके कार्यालय में होना चाहिए और वही अगर जानकारी उठाने के लिए बात की जाती है तो राज्य सूचना आयोग से भी इस प्रकार से आदेश दिया जाता है कि आप अगली बार लगाइए, आपकी अगली बार मिलेगी। तो सर ऐसा अगर होता है तो राज्य सूचना आयोग आगे क्या कार्रवाई करेगी? महेंद्र गुप्ता जी, ये अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक आदेश निकाला था जी आरटीआई के तहत, जो धारा 4 के तहत 17 बिंदुओं का मैनुअल है, उसमें अधिकारियों के, कर्मचारियों के क्या क्या कर्तव्य हैं, कब ऑफिस खुलेगा, बंद होगा, ये तमाम डिटेल वो उसको देने का प्रावधान है। अब उसमें सवाल ये आया था कि जो आरटीओ ऑफिस है रीवा का, वहाँ पर ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी। वहाँ जब मैंने पूछा कि आपके पास ये जानकारी है तो उन्होंने बोला कि बताया कि है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, मैं व्हाट्सएप पर आप मुझे अभी तुरंत सेंड कर दीजिए उसका लिंक, या फिर उसके फोटो खींच करके मुझे दे दीजिए। तो वो 4-5 दिन बाद तक जानकारी जब मेरे पास नहीं आई तो मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं, रैंक के ऑफिसर हैं, जो कि परिवहन डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनको मैंने आदेशित किया है
कि ये बहुत खेद का विषय है कि 2005 में जो जानकारी 120 दिन के अंदर संधारित करनी थी, उसमें अब हम 2020 में हैं और 15 साल बाद भी अभी तक वो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो इसको तत्काल इसको बनाएं। जहां तक सवाल ये है कि एक्शन क्या होगा, तो एक्शन के लिए हम उसमें सीधे एक्शन जो है, अगर कोई उसमें फिर हमारे पास कंप्लेंट आती है कि ये जानकारी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, 17 बिंदुओं की मैनुअल की जानकारी कार्यालय से नहीं मिल पा रही है, तो उसमें फिर हम जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो PIO होगा उसको दंडित करेंगे, सीधे उस पर फिर कार्रवाई करेंगे फिर। नमस्कार सर, मैं गोविंद देशवाड़ी। हेलो जी सर, जैसे आपने आज प्रोग्राम रखा मजदूरों के इस सिलसिले पे, तो ये मैं एक पोस्ट ऑफिस की जानकारी चाह रहा हूँ। ये पोस्ट ऑफिस क्या, मजदूर लोग पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा लगाते हैं, किसान और FD बनाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके वो गुम जाता है, तो वो लोग जानकारी नहीं देते, उनका पैसा बेचारा जो सेविंग करके रखते हैं वो सब चला जाता है। तो अपन कैसे उनकी मदद करें? ये शैलेश डाटा निकला है। शैलेश गांधी जी जवाब देंगे इसको। आप कह रहे हैं कि उनका डिपॉजिट का रसीद खो गया होता है? हाँ सर, ये जो किसान विकास पत्र होते हैं कभी कभी गुम जाते हैं या बाढ़ में गीले हो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं। नहीं, और उनके पास कोई भी डिटेल होती है कि नहीं? नहीं सर, FD रहती है विकास पत्र, तो उस पर कुछ नहीं रहता, सिर्फ नाम रहता है, एक लेटर रहता है। मतलब समझ लीजिए मैं मजदूर हूँ, मेरे पास 5,000 की मैंने डिपॉजिट की, मुझे इतना मालूम है 5,000 की डिपॉजिट की, कब की, कहाँ की, कुछ पता नहीं है। जी सर, एक रसीद देते हैं पोस्ट ऑफिस वाले बस, विकास पे, किसान विकास। वो रसीद भी नहीं है ना, तो वही तो गुम गई ना सर, तो कैसे अपन उनका पता, ये तो वहाँ पे भी तो होगा ना डाटा। मेरे पास कोई रेडी जवाब तो नहीं है इसका दोस्त। जी क्योंकि बहुत सारे केस है सर, ये पोस्ट ऑफिस वाले बताते हैं। ये जरूर होगा, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए, मगर इसमें दो चीजें हैं। अगर ये कहो कि सब रसीद वालों का आप डिक्लेयर कर दीजिए तो और प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि लोग सब नहीं चाहेंगे कि मेरा नाम डिक्लेयर हो। जी जी। अब जिनकी गुम गई है उनका ही ये, और कहाँ से ढूंढना? अगर समझ लीजिए 10 साल, 5 साल, 20 साल में 50,000 है या 2 लाख है, तो वो कैसे वो सूचना दी जाए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। तो 7 साल में होता है सर किसान विकास पत्र, 7 साल 5 साल का था पहले, आजकल 10 साल हो गया। अशोक गोयल इसमें थोड़ी मदद कर सकता हूँ। देखिए आप इसमें क्या कीजिए, जिस व्यक्ति का भी वहां पर उसने FD करा रखी है और जो किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, और आप कह रहे हैं उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुम गया, लेकिन उस व्यक्ति को इतनी जानकारी रहती है कि मैंने शक्तिनगर पोस्ट ऑफिस में अपना नगर में खरीदा था कि मलकागंज में खरीदा था, उस डाकखाने में जाके एक RTA एप्लीकेशन लगा दे कि पिछले 5 साल में अशोक गोयल के नाम से आपके यहाँ जो NSC सर्टिफिकेट खरीदा गया था उसके बारे में मेरे को जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि अशोक गोयल के नाम से ये आवेदन कब आया था आपके पास, और उस आवेदन की मेरे को कॉपी दे दी जाए। क्योंकि जब हम NSC खरीदते हैं, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो मैं क्या आवेदन भरते हैं, आजकल तो आवेदन करता है कि उसमें फोटो भी लगती है, तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी उससे मांग सकते हैं। वो जैसे ही आपके हाथ में लग जाएगी तो आपके पास सारी डिटेल निकल आएगी। बिल्कुल सही सजेशन अशोक गोयल जी, थैंक यू सर। सर मैं अंकुर बोल रहा था। हेलो नमस्कार सर जी। हेलो हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। एक समय पे एक ही व्यक्ति बोले। हाँ बोलिए सर। शैलेश गांधी जी से मेरा क्वेश्चन था। अंकुर मिश्रा जी बताइए, पूछिए। गांधी सर से मेरा एक क्वेश्चन था। सर मैंने RTI ऑनलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर CBSE से जानकारी मांगी थी, तो मैंने इसका आवेदन तो 21 अगस्त को किया था और मेरे पास रिप्लाई भी आ गया था इसका टाइमली, मगर उन्होंने रिप्लाई में लिखा रेफरेंस हैज बीन मेड ऑन रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड अंडर द नॉर्म्स ऑफ RTI एक्ट 2005। इसके बाद कोई भी जानकारी नहीं दी। मैंने इसकी फर्स्ट अपील लगा दी और मैंने उनको कॉल भी किया, क्योंकि एक आवेदन मेरा और था। तो मैंने उनको जब कॉल किया, मैंने बोला कि सर मेरे पास आपका एक रिप्लाई आया है और एक का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो बोले अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट वेट कीजिए, रिप्लाई दे देते हैं। सेम रिप्लाई मेरे पास आ गया। मैंने फिर कॉल बैक किया और ये बोला
कि इसके अंदर आप ये बता रहे प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, मगर कब कैसे ये किसी का उल्लेख ही नहीं है। मैंने इसकी फर्स्ट अपील डाल दी है, पर ये मतलब इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, इसके बारे में जानना था। ये तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं हुई, इफेक्टिवली इट्स अ रिफ्यूजल विदाउट एनी रीजंस। तो मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट अपील का आपको कोई निर्णय नहीं आता है तो सेकंड अपील कीजिएगा। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध है इस तरह के डिनायल। इट्स अ डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बेतुका जवाब है। जी जी जी, थैंक यू सर। जी, और कोई अगला प्रश्न आपका? हाँ, अक्षय गोस्वामी। हेलो सर, जैसे हम लेबर से रिलेटेड डिस्कस हो रहा था, ये आज का टॉपिक भी था। हेलो, हाँ सुन रहे हैं गोस्वामी जी। हेलो, सुन रहे हैं, बोलिए तो बोलिए। मेरा एक जानकारी मुझे चाहिए थी कि मनरेगा में लोग क्या करते हैं ग्राम प्रधान, कि जॉब कार्ड इशू कर देते हैं 100 लेबर्स के, और जो उनको जॉब इशू किया जाता है या मनरेगा में जो काम दिखाया जाता है वो 10 या 15 लोगों का भी रहता है। यानी कि 50 काम गांव में हुए हैं तो एक ही मतलब 10 या 20 लोग हर मनरेगा के काम में उन्हीं के नाम फॉरवर्ड होते रहते हैं, दूसरों को चांसेस नहीं दिया जाता। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? तो अगर ऐसा प्रोविजन है तो 100 के कार्ड्स क्यों बनाते हैं जॉब कार्ड? यानी कि जो भ्रष्टाचार की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लेबर को पैसा नहीं मिलता, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकले? यानी कि कार्ड, जॉब कार्ड 100 आदमियों के बना रखे हैं, लेकिन अगर गांव में एक साल में 20 काम होते हैं तो इन 20 कामों में सिर्फ 10 आदमियों को ही काम पे दिखाया जाता है, बाकी को नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं थोड़ा सा गांधी सर को यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, आप जरूर गांधी सर जवाब देंगे इसका, लेकिन मैं इनकी बात पर थोड़ा सा जोड़ दूं। भाई देखिए गोस्वामी जी, सरपंच जो होता है, जो आपका ग्राम प्रधान होता है, उसके 100 जॉब कार्ड उसने जारी किए, लेकिन 100 में से 20 ही आदमी उसके होते हैं जो पैसा उसके खाते में जाएगा वो निकाल करके सरपंच को हाथों हाथ दे देंगे, क्योंकि काम तो होगा नहीं, सिर्फ जेसीबी और मशीन से काम होता है, फर्जी काम होता है। यदि 100 खातों में सरपंच पैसा डाल देगा तो उसका पैसा फंस जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। नहीं सर, ये तो मैं भी समझता हूँ। मेरा पूछने का जो मेन उद्देश्य ये था कि मनरेगा में ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ है कि मतलब एक जॉब में जिसको पहले मलिक गांव साल में 10 काम हुए, उसमें 100 लेबर जॉब कार्ड बने हुए हैं, पहले में 10 लोगों को काम दे दिया गया, जब दूसरा काम शुरू हुआ तो पहले 10 की जगह दूसरे 10 को दिया जाए, ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं? इस सर जवाब देंगे। इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, मगर जहां तक मैं जानता हूँ मनरेगा की सब इंफॉर्मेशन वर्कर वाइज द्विवेदी जी से मेरा निवेदन है, पहले सर को बोल लेने दें आप, फिर हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा बताया गया है वगैरह से मनरेगा की सब इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मिलती है, किस वर्कर को काम मिला, किसको नहीं मिला, कितना पैसा मिला। अगर तो वो देख के आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। मनरेगा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं। बिल्कुल सर ने सही कहा हुआ है। मनरेगा की जहां बात आती है तो मनरेगा को बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा लोकपाल हर एक स्टेट में, हर एक संभागीय स्तर पे, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में तो जिले स्तर पे है मनरेगा लोकपाल बना हुआ है। श्री राहुल सिंह सर ने इस बात को अभी स्ट्रेस किया हुआ है कि उनके समक्ष ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश में रीवा जिले से आया हुआ है जिसमें से आरटीआई का रिफ्यूजल किया जा रहा है, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोक सूचना अधिकारी नहीं बैठता है। उस पर बहुत जल्दी आदेश। मजदूरों के लिए बहुत कुछ है, आप लोग अपनी गाड़ी मोटर थोड़ा सा बंद कर लें, म्यूट करके रखें, तो ये बहुत कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज यही है, इसीलिए मीटिंग रखी गई है कि मजदूरों को कैसे उनको अधिकार वो हासिल कर पाएंगे, कौन उनके लिए लड़ेगा और इस समस्या का निराकरण कहाँ से होगा। जी, आप कोई एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे? अगर इजाजत हो तो मैं मनरेगा पे कुछ बताऊं आपको। हाँ जी बताएं। जी देखिए, मनरेगा में जो है कानूनन ये है कि जब तक आप काम नहीं मांगेंगे तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। ये मनरेगा के कानून के अंतर्गत है, आपको काम मांगने से ही काम मिलेगा। लिखित आवेदन देना होता है, बिना लिखित आवेदन का आपको काम नहीं मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को एक बार वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, म्यूट कर रहा हूँ। कृपया वक्तागण और आप अपना अनम्यूट कर लेंगे।
जी बताएं, हाँ आप क्या कह रहे थे? वो बहुत सही बात है आपने जी, बताया। मनरेगा के तहत कानून ये है कि आप काम मांगेंगे तभी आपको काम मिलेगा। काम अगर नहीं मांगेंगे तो चाहे आपका 1000 कार्ड मिले हो, उनको काम नहीं मिलेगा। काम के लिए आपको लिखित आवेदन देना होता है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी या आप जो खंड स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके यहाँ देना होता है। तो ये नियम के तहत है। सही बात है। तो वो प्रधान क्या करता है, जी, नियम के प्रधान तहत क्या है। करता है कि जो उनके परिचित होते हैं उनका लिखित आवेदन वो देता रहता है। तो ये कि वो हर काम में उन्हीं अपने 20 लोगों को लगाता रहता है ताकि उनके पैसे वो वापस बैंक से ले सके, बैकडोर से। तो लेकिन अगर बिल्कुल सही बात अगर है। आपने लिखित आवेदन दिया है तो काम देना बाध्यता है, नहीं तो कानून, मनरेगा कानून के तहत उनको जो है भत्ता मिलेगा। अगर आज के आवेदन के 15 दिन के अंदर उनको काम नहीं मिला तो उनको जो है 50 रुपया रोज जो है भुगतान करना पड़ेगा, जितने दिन तक काम नहीं देंगे। ये प्रावधान है कानून के तहत। जी बिल्कुल, मनरेगा के विषय में और भी बेहतर अपन लोग समझ पाएंगे अगली बार। हमारे बीच में श्री निखिल दे सर भी आने वाले हैं और उन्होंने अपना समय दे के रखा हुआ है। तो हम लोग कृपया आप लोग अपना अनम्यूट कर लें। आप लोग बहुत नॉइज ना करें। फोर्सिबली भी हमारे पास इसमें म्यूट करने का है ऑप्शन, लेकिन फिर उसमें आप लोग अपना डेमोक्रेटिकली बोल नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन है कि इसको म्यूट करके रखें। तो मनरेगा की जो आप बात कर रहे थे, बहुत सही आपने बात की हुई है। मजदूरों को तो लेटर लिखना ही नहीं आता, वो काम कैसे मांगेंगे? बहुत सारे पंचायतों में वो जानते ही नहीं है कि वो, अब सवाल ये है कि रोजगार सहायक होते हैं, सचिव होता है, सरपंच होता है, वहाँ के वार्ड मेंबर होते हैं जिन्हें आप पंच कहते हैं, इन सब का काम यही होता है, प्रेरक होते हैं, इन सब का काम यही होता है कि वो मनरेगा के मजदूरों को प्रेरित करें, बताएं कि स्कीम इतनी ज्यादा है, आप आवेदन करें, उनके आवेदन भरने में वो मदद करें। जरूरी नहीं है कि मजदूर तो खैर वैसे भी ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, तो वो क्या आवेदन लिख पाएंगे, लेकिन उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई मजदूरों से काम करवाना नहीं चाहता है, नंबर एक बात। और दूसरी बात ये हो गई कि यदि मजदूर काम करना भी चाहे तो वो 169 रुपीज पर डे में काम नहीं करना चाहता है। एक ये भी बात है। सरकार की योजनाएं तो इतनी ज्यादा लागू कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्या मंशा है बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो ये लेबर कानून में, मनरेगा में जो मजदूरी इनकी जो इन्होंने रखी, कहते न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन वो एक्चुअली मैक्सिमम मजदूरी है, उससे ज्यादा भी तो मजदूरी उनको नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है। तो 169 पर डे में कोई काम नहीं करना चाहता है। और फिर यदि वो काम भी किया, सपोज करिए गांव में कोई व्यक्ति शहर नहीं जा पाया, उसकी मजबूरी है कि चलो हम पंचायत की रोड बन रही है उस पर काम करें, वो काम करना भी चाहता है, तो 2 महीने काम किया और फिर उसका पैसा 6 महीने या साल भर बाद आता है। अब बताइए कि एक मजदूर जिसको रोज कमाना है, रोज खाना है, ऐसा व्यक्ति 6 महीने और साल भर कैसे इंतजार कर सकता है पैसे के लिए? तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल अस्पष्ट हैं, बिल्कुल उनका कोई ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे। और हम सब जानते हैं, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे ग्राम पंचायत में मास्टर रोल आज की डेट में जारी होगा। आप आ जाइए, हम चलिए दिखा देते हैं मास्टर रोल आपको मनरेगा की साइड से लेकर के, उस कार्यस्थल पर भी चलते हैं, लेकिन आपको एक भी मजदूर नहीं मिलेंगे। वही फर्जी आपको मजदूर मिलेंगे जो सरपंच के पक्ष के होंगे, जो सचिव के फेवर के होंगे, जिनके खाते में पैसे जा रहे होंगे, वो चुपचाप पैसे निकाल करके दे देंगे। जो जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर वाला काम किया होगा, उसी मशीन को वो पेमेंट हो जाता है। और एक सामान्य सी सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ग्रेबल रोड बनाने के लिए, और उसमें मुश्किल से मोरम मिट्टी का काम 50,000 रुपए का होता है। 9 लाख रुपए पर सरपंच अपनी जेब में डाल लेते हैं। हर पंचायत में यही चल रहा है। सरकार को सब दिखता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकारें हैं, ये जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं मजदूरों और मनरेगा के माध्यम से अपना जेब भरने का और अंडर टेबल पर ये जो एक तरह से जो पूरी प्रोसेस है ये भ्रष्टाचार की, उसको करने का एक माध्यम इन्होंने बना के रखा हुआ है। इसीलिए कोई, हम कहते हैं कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि आप इस स्तर पे मनरेगा की समस्याओं को आप समझ नहीं सकते या इसको दूर नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कोई नहीं लेना चाहता है, जबकि आवाजें इतनी उठ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये हर पंचायत में ही स्थिति है। भारत में 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं, 6 लाख से अधिक ग्राम है, और आज ज्यादातर यही से यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। बीच में मेरी अपसेट गई थी नेटवर्क की वजह से। तो ज्यादातर जो बैकवर्ड टाइप के जो स्टेट्स और उनके जिले हैं, वहां पर ये समस्या चल रही है और बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा। और आप लोग अब आगे के अपने प्रश्न पूछें माननीयों से।
हेलो मेरा निवेदन ये द्विवेदी जी से निवेदन है मेरा एक सवाल के लिए सर, द्विवेदी जी से। सर मेरा एक सवाल है। सर बताएं। हेलो, पूछें। हाँ पूछें। हाँ द्विवेदी जी, ये मेरा सवाल ये है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि 2011 में मध्य प्रदेश में बीपीएल धारक के लिए प्रारूप 5 जारी किया गया था, और हम लोग जब बीपीएल के लिए प्रारूप 5 की मांग करते हैं आरटीआई के अंतर्गत किसी कार्यालय में, तो वो बताते हैं कि बीपीएल जो प्रारूप है 5 मध्य प्रदेश शासन ने बनाया है वो हमारे पास है नहीं, और जबकि ये प्रारूप बना हुआ है। तो इस संबंध में अगर कई गरीब लोगों के, जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका दुरुपयोग होकर अमीर लोग उन चीजों का फायदा उठा रहे हैं, तो उस प्रारूप के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग गरीब लोगों का हक मार रहे हैं, तो उनके लिए जब प्रारूप देना नहीं चाहते तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर, बताएं आप, थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। आप उसके लिए खैर हमारे बीच में गांधी सर हैं, उसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। सर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। मैं मध्य प्रदेश से महेंद्र गुप्ता बोलूं सर। हाँ, तो ये कहना है कि बीपीएल का आवेदन किया है मगर बीपीएल का कार्ड नहीं मिला, जहां तक मैं समझ पाया। सर आवेदन नहीं, बीपीएल मध्य प्रदेश में बीपीएल बनाने के लिए प्रारूप 5 जारी किया था 2011 में। उस प्रारूप को आरटीआई के माध्यम से हम मांगना चाहते हैं, तो कार्यालय वाले जो देना नहीं चाहते, क्योंकि तहसील विभाग और पंचायत और जनपद ये तीनों जगह वो प्रारूप जारी हुआ था मध्य प्रदेश शासन से। अब क्योंकि उसी से पता लगता है कि किन लोगों को बीपीएल धारक है और कौन लोग नहीं है। अब हम लोग आरटीआई लगाते हैं तो वो बताते हैं कि बीपीएल प्रारूप 5 बना नहीं है, जबकि वो प्रारूप 5 कमीशन तक पहुंचिए ना, अगर कुछ चीज बनी है या जहां आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे पूछिए कि ऐसा प्रारूप बनाया कि नहीं, आपको कहीं ना कहीं से तो कोई मिलेगा। इसमें आप आरटीआई यदि लगाए हैं, खैर हमारे हम देख नहीं पाए सर, एक्चुअली सॉरी, राहुल सिंह सर भी हैं सर, इसमें अपील इनको करना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा मार्गदर्शन आप करने का कष्ट करें। जी हाँ, देखिए अगर इन्होंने जानकारी वहां से नहीं मिल पा रही है लोक सूचना अधिकारी से, तो आप उसमें प्रथम अपील करें, जो एक अपीलेट प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। और सर मेरे द्वितीय अपील में भी मुझे यही निर्णय मिला कि अगर जानकारी प्रारूप 5 नहीं है तो नहीं दे सकते। इस टाइप से मध्य प्रदेश में ही मेरे को जजमेंट भी मिला है सर मेरे खिलाफ, जबकि प्रारूप 5 जारी हो चुका है, उसके मेरे पास प्रतियां भी है अन्य जगह की। मेरा बीच में ये कहना है, राहुल जी से बात करना चाहते हैं। हेलो जी राहुल जी। हाँ हेलो। हाँ भास्कर, मुझे ये कहना है कि 2011 से लेके अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिली तो आपको 2011 से लेके 2019 तक का आप सब कुछ देख पाएंगे। मैं एप्लीकेंट से पूछ रहा हूँ। जी सर, क्या सर बात 2011 में प्रारूप बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन, इतना देखिए आपने इंफॉर्मेशन 2011 से लेके 2019 तक का पूछा होगा। नहीं सर, मैंने 1 वर्ष का पूछा था, 2013 का, जब मेरे हाथ में कोई डॉक्यूमेंट। पूरी बात सुनिए, अभी ये 2019 चल रहा है। आपको अगर असली में अकाउंटेबिलिटी लानी है तो आप 2019 का पूछिए और 2019 का आप ऑडिट कर पाएंगे। आप 2013 का लेके अगर आप अभी पूछेंगे तो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। और मेरे हिसाब में आप इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कमीशन को आप कंप्लेंट लिख सकते हैं। अगर वे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऑर्डर्स ले सकते हैं अंडर सेक्शन 19(8). लेकिन अगर मैं भी अगर पीआईओ हूं, अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है तो अगर आपको लगता है, आप 1 मिनट पूरी मेरी बात होने दीजिए, अगर आपको लगता है कि रिकॉर्ड ऑलरेडी है तो उसका आप अगर आपको मालूम है कि ये रिकॉर्ड मेंटेन है, कुछ तो एक आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, तो आप अटैच करके कंप्लेंट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन आप देने के लिए आप ऑर्डर ले सकते हैं। ये मेरा सोच है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर मैं अगर समझो अगर हम कुछ ऑडिट करना चाहते हैं, बहुत पुराना इंफॉर्मेशन लेके कुछ ऑडिट नहीं होता है, उसमें इतना है कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, ऐसा मुझे लगता है।
सर बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिफिकेशन इनका करना चाहूंगा। प्रारूप 5 का इनका तात्पर्य यह था, इसमें ये होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें ये डिसाइड होता है शायद कि ये व्यक्ति बीपीएल कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो सारे बिंदु का वेरिफिकेशन टाइप का होता है। और सर उसमें 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है प्रारूप 5 में। समझ गया। आप रुकिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आप जो है ये जानकारी आप संबंधित तहसील कार्यालय अथवा राजस्व, जिला राजस्व यानी कि कलेक्टर कार्यालय में आरटीआई लगाकर वो प्रारूप 5 की जानकारी आप मांग सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको हर कार्यालय में उपलब्ध हो, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो वो पर्पस होता है, वो आपको मिल जाएगा, राजस्व से मिल जाएगा। हेलो राहुल जी सर जी, हेलो जी। हाँ सुनाई दे रही है आपकी आवाज, बताएं। मैं चंद्र कुमार दुबे बोल रहा हूँ एमपी से सर, रतिया से। शैलेश सर। जी हाँ सर, मैंने एक अपील दायर की थी, सेकंड अपील थी, और मेरी 16 अप्रैल को उसकी सुनवाई थी। उसमें कहा गया था कि आप पूर्ति कीजिए। मैंने उसमें दस्तावेज भेज दिए थे, कुछ दस्तावेज थे, तो दस्तावेज कुछ नहीं थे जो मैंने पहले भेज दिए थे, वही उसमें भेज दिए थे। फिर मेरी तारीख थी 28 जुलाई, तो उन्होंने उनमें कहा कि आपको 28 तारीख को उपस्थित होना है। तो मैंने फिर लेटर भेजा कि श्रीमान जी कोविड-19 के दौरान साधनों का अभाव है, मैं उपस्थित नहीं हो सकता, और मेरी सुनवाई उसके द्वारा की जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो सर उनने 28 तारीख को सुनवाई, मेरा 23 तारीख को लेटर पहुंचा, उनने 28 तारीख को सुनवाई कर ली, और उसमें उनने कह दिया कि आप उपस्थित नहीं है, इसलिए आपकी अपील को अस्वीकार किया जाता है। उसमें डीपी अरवार जी मेरी सुनवाई कर रहे थे। मैं हमेशा सभी लोगों को यही सलाह देता हूं कि जब भी आप अक्सर यही शिकायत होती है कि पीआईओ ने आवेदन लेने से मना कर दिया, और शैलेश गांधी जी भी अक्सर बताते रहते हैं, आपको बार बार बताया जा रहा है। हाँ। और इसी प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है कि पीआईओ के सामने जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप लोग भेजिए। आपको सूचना आयोग के सामने भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सूचना आयोग के सामने भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना रजिस्टर्ड पोस्ट से आप अपनी जानकारी भेज दीजिए, ये आपका आधार है। मैंने सर भेज दी थी, लेकिन राज्य सूचना आयोग ने ये जानकारी निरस्त कर दी, मेरी अस्वीकार कर दी होगी, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, मैं उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो आपने अभी इससे पहले आपने बोला कि मैं गया नहीं इसीलिए जानकारी निरस्त हो गई, ये आधार नहीं बनता है, आदेश में ये आधार नहीं बनता है। तो सर आदेश में लिखा है वो आधार, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो आधार नहीं होता है कि आपकी बेसिकली अगर कोई क्लैरिफिकेशन होगा, आपकी डिटेल्स हमें मालूम नहीं है कि आपकी कौन से इतने ज्यादा डिटेल्स हैं, और उसकी सारी जानकारी अभी हमारे पास है नहीं। और दूसरा क्या होता है कि आपने अगर अपना पक्ष अगर सामने रख दिया हो, पूरा पक्ष, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये लेटर लिखना चाहिए कि मेरे जाने की उपस्थिति यहाँ पर, मैं इसमें अगर कोई और सवाल हो तो बता दीजिए, इसमें अगर और कोई क्वेरी हो सूचना आयोग की तरफ से, बाकी मेरा ये आधार है, मुझे जानकारी इसलिए मिलनी चाहिए, मेरा ये इस पर अधिकार बनता है, इस जानकारी ये जानने का। राहुल जी, ये भाई साहब जो प्रश्न पूछ रहे थे, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक मिनट रुके, पहले आत्मदीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं इस विषय में। सर बोलें। देखिए, ये इन बंधुओं ने जो समस्या उठाई कि आयोग में इस आधार पे इनकी सेकंड अपील निरस्त कर दी गई कि आप उपस्थित नहीं हुए, यह हमारी राय में पूरी तरह अवैधानिक है। इस तरह का निर्णय, जहां तक हमने इस कानून को समझा है, जाना है, उसके हिसाब से अपीलार्थी की उपस्थिति प्रथम अपील में, द्वितीय अपील में, दोनों में या शिकायत की सुनवाई में स्वैच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि अपीलार्थी को नहीं। सर उनके कुछ में डिसीजन आए थे, मैं गया था, एक मैंने लगाई थी विश्वविद्यालय में वो लगाई थी, तो मैंने उनसे आय और व्यय का ब्यौरा पूछा था, तो उन्होंने कहा कि श्रीमान बोले आपने आय और व्यय का ब्यौरा पूछा है, जो राज्य सूचना आयोग ने मुझसे पूछा था, डीपी अरवार जी ने, बोले आपने इनमें मद नहीं खोला। तो सर इसमें मद खोलने का क्या वो है, फिर हम पूछ ही क्या रहे हैं कि जब मद खोल दिया कि कहाँ से आ रहे, फिर तो हमें पूरा पता है कि कहाँ से राशि आ रही है। हेलो, तो सर ये तो फिर हमें पूरा पता चल गया ना कि राशि
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, और ये डिपेंड करता है संबंधित सूचना आयुक्त पर भी निर्भर करता है। 5 अपीलें निरस्त कर दी गई हैं राज्य सूचना आयोग में। सुनिए सुनिए, हाँ वही सर, बात बताया हाँ। जा रहा है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। यहाँ कानून जो है व्यक्ति विशेष पर आधारित हो गए हैं भारत में, चाहे वो हाई कोर्ट के जजमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो, तमाम यही चल रहा है। तो आप अपने आप को सिर्फ एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मान सकते हैं कि आप ऐसे जिले से संबंधित होंगे जहां पे आपकी अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं इसमें एक कहना चाहूंगा, बाकी इसमें अपील ही की जा सकती है। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वहां पर आपकी सुनवाई हो जाए, मतलब उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है, बाकी आपने बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही। यदि व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हाई कोर्ट जा सके। चलिए एक तो और फिर सवाल ले तो- लेते हैं इसमें, हाँ, क्योंकि जी। आपको ही मालूम है कि ये इसमें सॉल्यूशन सिर्फ एक ही बचता है, वो है हाई कोर्ट, और उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई दूसरा इसमें सॉल्यूशन नहीं है। मिस्टर अभिषेक कुमार कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, अभिषेक कुमार जी ने कहा था, तो अभिषेक कुमार जी को बोलूंगा कि वो अपना सवाल रखें। हाँ सर, रायपुर से बोल रहे हैं सर। एक मैंने शिकायत की थी सूचना आयोग को, केंद्रीय सूचना आयोग को, उस पर मैंने RTI लगाई। वो बोलता है 81J के तहत आपको नहीं दी जा सकती है। तो 81J अगर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई आ रही होगी तो आप अपना कंटेंशन रखिए। उसमें जानकारी क्या थी 81J के तहत? वो ऑर्डर किया था। तो वो 81J कैसे हो, जो लोकसभा और राज्यसभा के संसद पटल पे रखा जा सकता है, वो हमको नहीं दिया जा सकता। कौन सा विषय क्या है, जानकारी? भ्रष्टाचार से। हाँ तो मतलब टॉपिक स्पष्ट रूप बताइए से ना, भ्रष्टाचार। जानकारी तो भ्रष्टाचार कौन सा, जानकारी के बिंदु आप बताइए ना, स्पष्ट करिए क्या पूछा था आपने। जानकारी के हमने सूचना आयुक्त के ही विरुद्ध कंप्लेन किया है सूचना आयोग में, और जबकि आदेश में लिखा हुआ है, उसी के आदेश में लिखा हुआ है कि यह जो है दी गई सूचनाएं इवेसिव और इनकरेक्ट है, तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो बोलता है कि ये सूचना जो है वह 81J के तहत आता है। कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ, एक तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस बारे में बड़ा मतलब ने बहुत ही स्पष्ट लोगों को, हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि आप एक ट्रेंड चल गया है कि आप एक कंप्लेंट लगाते हैं, कंप्लेंट के बाद फिर आप एक RTI लगाते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। जांच करना पूरी तरह से हर एक अधिकारी का, हर एक दफ्तर का अपना अधिकार क्षेत्र है, उनको जांच करना है या नहीं करना है। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते RTI के थ्रू कि वो RTI दायर हो गई तो उसको जांच भी करनी पड़ेगी, वो लिख करके देगा। हाँ, आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं क्या एक्शन लिया, तो वो अगर एक्शन नहीं लिया तो लिख देगा कि नो एक्शन बीन टेकन, तो उसी हिसाब से इस पे काम किया जाता है। सर इसमें तो शायद इस तरह से पूछा जा सकता है ना कि इस दिनांक को दिए गए आदेश पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा। राहुल सर, नो एक्शन किस आधार? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवेंद्र जी। इसमें इसी तरह से जैसे हमने यदि कोई आवेदन लगाया हुआ है, शिकायत की हुई है, तो हम यही पूछेंगे कि हमारे द्वारा शिवानंद जी, मैं अभी मेरा एक अपॉइंटमेंट एक और था, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिएगा। सर जी सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओके सर, प्रणाम। तो जहां हम समझ पा रहे हैं शिवानंद जी, कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें क्या कार्यवाही हुई और कार्यवाही क्यों नहीं हुई। तो नहीं ये तो हम कर नहीं सकते। देखिए RTI में शिवेंद्र जी, इसमें कई बार सर लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम देखिए पहले ही हम लोग सूचना अधिकारी से लड़ रहे हैं। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम से है, लोग सूचना अधिकारी से। पहले ध्यान से सुन लें, तो आप लोग पहले RTI फाइल करने का सही तरीका समझ लें। बार बार माननीय लोग यहाँ पर आकर के अपना समय देकर के हम आपको बता रहे हैं, हम बार बार वही गलती कर रहे हैं। तो हम पहले हाइपोथेटिकल प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्यों कैसे ये ऐसे क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों हुआ, ये चीजें हम डाल देंगे जबरदस्ती, तो वो हमारा रिजेक्ट करना ही है आवेदन को। तो हम लोगों को कोई रास्ता, तो इसमें जैसे हमने एक शिकायत करी है, हम सब शिकायत करते रहते हैं किसी, तो हम ये पूछेंगे कि हमारे द्वारा
आज हाँ। 4 अक्टूबर 2020 को संबंधित कलेक्टर कार्यालय फलारीवा में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। इस शिकायत पर आज दिनांक तक हुई समस्त कार्यवाही का विवरण, प्रमाणित प्रति, नस्ती, पत्राचार की प्रमाणित प्रति, ऐसे अपन मांग सकते हैं। ये नहीं पूछ सकते हैं कि इसमें आपने क्या कार्यवाही की या क्यों अभी तक कार्यवाही नहीं की। ये भी हम चीज रखते हैं तो हमें मतलब अपने पैर पे जबरदस्ती कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो जानकारी हम मांग रहे हैं वही जानकारी वो बड़े मुश्किल से देने वाले हैं। ठीक है, तो यही हमने और उसमें से 2-4 इस तरह से कई बार क्या होता है कि जिन लोगों की समस्या आ रही वो लोग यही पूछते हैं कि क्यों कार्यवाही नहीं की गई, क्या कार्यवाही की गई। ये गलत है। जो लोग जी, जबकि कई बार बताया गया है, इसीलिए लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बात को लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या कार्यवाही नहीं की। जी बिल्कुल, इस बात पर निश्चित तौर पे आवाज नहीं आ रही सही। नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है हमें सही, शायद नेटवर्क आपका सही नहीं होगा। अच्छा, जी जी, यही दिक्कत है। हाँ, वही हम बोल रहे थे। इसमें जो आपने बताया कि जैसे लोग पूछते हैं कि कार्यवाही क्यों नहीं की गई, क्या कार्यवाही की गई, इस पे बात बिगड़ जाती है। वहीं से उनका प्रश्न जो है वो हो जाता है, आदेशात्मक हो जाता है और उनको जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए कई बार बताया कि उसमें यही लोग पूछे कि जी की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा, नोट शीट और उसमें किए गए पत्राचार की प्रमाणित प्रति, यदि ऐसे करके पूछे तो उनको देना होगा। जी, यही हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर हैं और आज आरटीआई और मजदूर विषय पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आज आपका जो मीटिंग, तो इस विषय में हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप भी कुछ अपने शब्द रखें। अभी तक डिटेल में आप से हम लोग नहीं सुन पाए हैं। भास्कर प्रभु सर। सर सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट योरसेल्फ सर। हाँ सर, अनम्यूट करना पड़ेगा यदि मैं मनरेगा में बहुत कम काम कर चुका हूँ, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो यहाँ मनरेगा का कोई लागू है ही नहीं। लेकिन मनरेगा के बारे में सुना तो हूँ बहुत कुछ कि मनरेगा की पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो मनरेगा के वेबसाइट में मिलता है, और वो मिलता भी है, थोड़ा सा उसको खोज करने से पूरा मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जिनको भी मनरेगा के इसमें काम करना है, उन्होंने वेबसाइट में जाके प्रॉपरली उसका स्टडी करके इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, और उस चीज का वे सोशल ऑडिट कर सकते हैं, यानी सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बात सेक्शन 2JI में बताई गई है। और दूसरी जो बात चल रही थी 81J के बारे में, कार्रवाई के बारे में, हर एक चीज की कार्रवाई होती है ऐसा नहीं है। कि लगता है कि अगर किसी ने बताया कि यहाँ करप्शन हो गया है, समझो रोड रिपेयर है, रोड रिपेयर में खड्डे पड़ गए, ये ऐसे खड्डे कैसे पड़ गए, ये हम जवाब ऐसे पूछने से कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब में रोड रिपेयर का पूरा मैनुअल रहना चाहिए, और उस मैनुअल के आधार पे अगर हम सोशल ऑडिट करें, या उस मैनुअल के आधार पे हम प्रश्न करें, या उस मैनुअल के आधार पे पहले हम पूछना चाहिए कि आप इसके बारे में क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किस हिसाब में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसे सब अगर फॉर्मेट अगर हम पहले ले उसके बाद में अगर हम सूचना अधिकार का एप्लीकेशन हम करके ज्यादा बेहतर वे में हम काम कर सकेंगे, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। हम मनरेगा के विषय में जानकारी, जैसे कि प्रभु सर ने बताया कि ज्यादातर जानकारी हमें मनरेगा की वेबसाइट में मिलती है, ये बात सही है। लेकिन एक जो सामान्य समस्या देखने को मिली है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अपन यदि चर्चा करें तो मनरेगा की जो साइट है वो स्वयं ही अपडेट नहीं रहती है। जैसे कई सारे लेबर जो होते हैं, उनके जो फोटो आईडीज वगैरह हैं, उनके वेरीफाइड दस्तावेज नहीं लगे रहते हैं, तो कई बार ये समस्या हो जाती है। और फिर उसमें उनकी जो डिटेल्स उसमें और अन्य फीड की रहती है, जैसे मजदूरी वगैरह का उनका चलता रहता है, तो मजदूरी की भी जो डिटेल्स है वो कई बार सही तरीके से फीड नहीं रहती है। और कई सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो उस नाम के एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हमारे ख्याल से ये सारी चीजें अपडेट करने के लिए हमें धारा 18 के तहत शिकायत प्रस्तुत करनी पड़ेगी संबंधित राज्य सूचना आयोग में, और इनको धारा 4 के तहत ये जानकारी उपलब्ध कराएं
इसके लिए हमें मतलब एक आवेदन करना पड़ेगा। इस तरह से ये चीजें हैं। और सोशल ऑडिट के साथ हाँ मुझे ये कहना है कि मनरेगा का पूरा कंट्रोल भी जो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और उसके ऊपर भी आ जाता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट अगर पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है तो उसके बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके आधार पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसके ऊपर वो कार्रवाई करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें दो तरीके से, क्योंकि मनरेगा का बहुत कुछ फंड्स भी आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो मुझे लगता है कि ये दो तरफा विषय में काम करेंगे तो बहुत ही काम में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस विषय के बारे में आप अगर आपने कहा बीच में कि निखिल डे अगले टाइम आ रहे हैं तो उनसे मुझे लगता है कि अगले प्रोग्राम में आपने पूरे कुछ समय निखिल डे को पूरी बात करने के बाद में उनके वहाँ प्रश्न उत्तर का विषय रखने का बहुत अच्छा रहेगा। सर ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, वो अपना उन्हीं की पूरी बात सुननी है क्योंकि वो इस बारे में काफी काम कर चुके हैं, बहुत एक्सपर्ट, मतलब एक हमारे हिंदुस्तान के इस मामले में जाने माने एक्सपर्ट हैं और हमारा लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं। और आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो भास्कर प्रभु सर से आप पूछ सकते हैं, और कोई डाउट्स हो तो, और आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं। कोई और प्रश्न है आप लोगों के? हाँ सर मैं आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, हाँ थोड़ा नेटवर्क पे आ जाइएगा। जी हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। जी सर, हमने ग्राम पंचायत द्वारा घटिया पीसीसी का निर्माण कराया गया था, उसकी हमने शिकायतें भी की है। उसमें मनरेगा से ही पीसीसी सड़कों का निर्माण कराया गया था और उसमें ठेकेदारी से काम कराया गया था, विशेष मशीनरी से। और इस अनियमितता के संबंध में हमने जनपद सीईओ और कलेक्टर और मनरेगा लोकपाल में भी शिकायतें की हुई थी। अभी तक इसमें कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने इसमें 2J1 और 2J3 के तहत हमने RTI लगाई हुई थी, तो उसमें अपील भी कर चुके हैं प्रथम, लेकिन अभी तक हमें कोई निरीक्षण या नमूना नहीं दिया गया पीसीसी सड़कों का। तो इसके संबंध में हम क्या कार्रवाई करें सर? प्रभु सर इसका जवाब देंगे? मैं सभी को यही बात बता रहा हूँ, कोई भी कंप्लेंट आप करते हैं तो उसका प्रमाण रहना चाहिए। आपके पास भी एक प्रमाण रहना चाहिए कि कोई भी मैं तो प्रश्न पूरा नहीं सुन सका, मैंने बराबर सुनाई नहीं दिया, लेकिन कोई भी हम कंप्लेंट करते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, उसकी पहले उस काम के बारे में जानकारी हमको रहनी चाहिए। काम के बाद में अगर आप पीछे पड़ते हैं तो कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देश में ऐसे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, ऑटो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ही नहीं। तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, मैं सूचना अधिकार के कार्यकर्ताओं को ये मैं बोलता हूं, आपका जो इंटरेस्ट है, कोई काम का इंटरेस्ट है, किसी को रोड के काम का इंटरेस्ट है, किसी को MNREGS का इंटरेस्ट है, किसी को अपने गांव के मेडिकल फैसिलिटी जो मिलते हैं उसके बारे में इंटरेस्ट है, किसी को हॉस्पिटल के बारे में इंटरेस्ट है, ये सभी चीजों का जो इंटरेस्ट है उसकी पूरी जानकारी अपने पास पहले रहनी चाहिए। तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब हमारे पास रहने चाहिए, उसके बाद में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते, आप समझिए कि आपने एक प्रश्न किया, रास्ता बन गया और 1 साल के बाद में खराब हो गया, 1 साल के बाद में आप खराब हुआ रहेगा तो शायद रास्ता 1 साल के लिए ही बना होगा। तो आपने देखना चाहिए कि रास्ते बनने की क्या डॉक्यूमेंटेशन है, रास्ते बनने की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या है, यानी रास्ता बनने के बाद में उस रास्ते को रिपेयर करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को कितने साल तक रहती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जैसे हम मुंबई में देखते हैं कि अगर एक बार रोड बनता है, फुटपाथ बनती है, तो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि कम से कम 3 साल उस कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी देती है कि जब भी काम खराब होता है उस चीज को उसने ही रिपेयर करना है। लेकिन जब तक हमको ये मालूम नहीं है, हम तो बोल देंगे रास्ता बन गया, खराब हो गया, आप इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई। ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आपने पहले ये थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए
कि काम कैसे होना चाहिए, काम कैसे ढंग से किया जाता है। आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि राज बन गया 15 दिन में खराब हो गया। 15 दिन में खराब होने की अगर हो गया है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, 1 साल के अंदर खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी है, उसके खर्चे से होना चाहिए, या 3 साल के लिए, ये सब जानकारी जब तक आपको नहीं रहती है, आपको सामने वाले जो अधिकारी हैं वो उनको पता चलता है कि आपको जानकारी कितनी है, उनको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, तो ऐसे उल्टे सीधे जवाब देंगे, कार्रवाई भी नहीं करेंगे वे। जी बिल्कुल प्रभु सर, आपने सही कहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने एक्चुअली 2J1 और 2J3 के बारे में पूछा था कि इन्होंने निरीक्षण और सैंपलिंग के लिए RTI लगाया था, और इनका जो RTI का जवाब है इनको समय पर नहीं दिया गया है। तो क्या पुष्पराज तिवारी जी, आपने इसकी प्रथम अपील कर दी है? जी हाँ, प्रथम अपील आपने कर दी है, उसका टाइम ड्यूरेशन हो गया क्या 45 डेज का अधिकतम? जी हाँ, समय पूरा हो चुका है सर। तो यदि आपका प्रथम अपील किए हुए अधिकतम 45 दिन का समय व्यतीत हो चुका है तो आप बिल्कुल इंतजार मत करिए, उसकी द्वितीय अपील कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि संबंधित व्यक्ति ने कहीं आपको गुमराह करने का प्रयास किया या गलत भ्रामक जानकारी दी है, तो द्वितीय अपील तो आप प्रस्तुत ही करिए संबंधित राज्य सूचना आयोग में। इसके बाद आप उसकी धारा 18 के तहत एक शिकायत भी कर दीजिए। मुझे उनसे एक बात पूछनी है कि ये काम कब हुआ था? जी सर, ये पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया गया था इसी पंचवर्षीय में। अभी करीबन 6-7 महीने तक ये PCC का निर्माण हुआ है। हाँ, अपील करें उसकी। तो आपने पहले उस काम का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूछा, काम का तरीका पूछा? जी नहीं सर, पूरा काम का तरीका पूछा और काम करने के पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है। नहीं, आपने सिर्फ सैंपल पूछा है कि क्या पूछा है? जी हम उस जो PCC सर मैं आपको कह रहा हूँ, आपने जो पूछा, अभी आपने फर्स्ट अपील किया, आपको जवाब नहीं दिया, तो आप सेकंड अपील में आप जा रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, जब काम के बारे में पहले पूरी ही डॉक्यूमेंटेशन की अप्लाई करना चाहिए। तरीका क्या है पूछना चाहिए। आप सेक्शन 4 अगर आप देखेंगे, आपको सेक्शन 4(1)B में पहले 5 सब सेक्शंस आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आप उस पब्लिक अथॉरिटी से या उस ग्राम पंचायत से आप क्या क्या पूछ सकेंगे। तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें बहुत जरूरी है। आप कमीशन में भी जाओगे, अगर आप कमीशन में प्रॉपरली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रखने चाहिए थे, अगर ये आप बता नहीं पाएंगे, आपका सेकंड अपील भी बर्खास्त हो जाएगा। जी सर, हमारे पास अनियमितता से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य हैं और रिकॉर्ड भी हैं पंचायत के। PCC सड़क में अनियमितता की गई, उससे संबंधित हमारे पास बिल वाउचर हैं जो मतलब बिल्कुल नियम विरुद्ध। बिल वाउचर रहे या कुछ भी रहे, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, आपका बिल वाउचर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास उसका काम करने का प्रमाण या काम करने की स्पेसिफिकेशन, वो सब मैनुअल्स आपके पास रहने चाहिए। वो सरकार निकालती है, वो सरकार से आपने लेना चाहिए, नहीं तो आपका आर्ग्यूमेंट कमीशन में फीका पड़ जाएगा। ये मेरा कहना है। आप चाहे कुछ भी करो, ये तो हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड हैं कि कैसे उस सड़क को बनाना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके सारे रेगुलेशन हमारे पास हैं सर। 1 मिनट, कैसे सड़क बनाना चाहिए आपके आदमी से नहीं, सरकार ने पब्लिश किए हुए चाहिए। जी सर, मतलब PCC सड़क बनाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं सर, उसके बोर्ड भी लगाए गए हैं पंचायत स्तर पर। आप वो मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ सरकार की एक, यहाँ पे भास्कर, यहाँ पर प्रभु सर का ये कहना है, हमारा थोड़ा सा एक कॉल आ गया था, फिर से मेरी आवाज इंटरप्ट हो गई होगी। ये कहना है कि पहले आप TS इसका होता है, एक आपको पता है ना, कोई भी पंचायत का कार्य होता है तो पहले उसका प्रशासनिक स्वीकृति होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होता है, एक टेक्निकल सैंक्शन होता है जिसे तकनीकी स्वीकृत कहते हैं, एस्टीमेट होता है। तो ये चीजें पहले आप RTI लगा करके या निकलवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकलवा पाए हैं तो इसका निकलवा लीजिए कि स्पेसिफिकेशंस का प्रभु सर का मतलब यही है कि उस सड़क
आपकी आवाज कट रही है क्यों नहीं? कितनी मोटाई होना चाहिए, उसके नीचे तो ये जानकारी है आपके पास, यदि है तो फिर आप उसको निश्चित तौर पे चैलेंज कर सकते हैं उनको। और क्या आपके पास ये जानकारी है, आप कंफर्म कर लें, और इसके बाद नहीं हो तो आप RTI लगाकर ये जानकारी पहले निकाल लें। सर मैं भी एक बात रखना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मैं मेघराज सिंह, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से। बताइए मेघराज जी। जी आदरणीय नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, आपने ऐसा आयोजन किया और हम सभी लोगों को अपनी बात रखने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आप सबका आयोजन है, आप सब हम सब मिल करके करते हैं, ये हमारा कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये अपना प्रश्न पूछे सर। सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे बात चल रही है और लेबर और RTI पे बात हो रही है, तो मैंने सर जैसे मनरेगा में काम किया, तो क्या है कि जो मेरे यहाँ की पंचायत है, जो जिन कार्डों से फीडिंग की जाती है उनके मतलब पंचायत कोड, जो ग्राम पंचायत कोड है वो दूसरा है, और जो मतलब मजदूरों को जारी किए गए कार्ड उनके ग्राम पंचायत कोड दूसरे हैं। इस संदर्भ में मैंने लेकर के जब भारत सरकार तक कार्रवाई की, और इसमें एक सर नेशनल लेवल की मॉनिटरिंग होती है, जो वहां से टीम भी आई, लेकिन वो भी उन सभी से मिलकर के और प्रकरण को दबा दिया गया। जबकि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जो कार्डों का प्रोसेस, जैसे उत्तर प्रदेश UP 31 मेरे कानपुर देहात का जिला कोड है, और 36 ब्लॉक कोड है, और 12 जो है 31 स्टेट कोड है, 36 जिला कोड है। हो गया अपन हाँ जी अपन उतने स्पेसिफिकेशंस पे ना जाकर के सीधे मूल बात पे आ जाते हैं। तो मतलब मामला क्या था सर? जो पंचायतों में क्या इशू था कि 527 जो जॉब कार्ड थे, वो जो मतलब एक जो कोड से फीडिंग की जा रही थी, जो लोग हैं ही नहीं या मर गए हैं या उनके नाम से फीडिंग की जा रही थी, और ग्राम पंचायत में फर्जी काम चल रहे थे। जब मैंने इनको देखा और जब लोगों के जॉब कार्ड मिलाए, तो उन लोगों का वो जॉब कार्ड ही नंबर मतलब ग्राम पंचायत के कोड ही गलत है। तो इस प्रकरण को सर बुरी तरह से दबा दिया गया पूरा। जैसे ब्लॉक भी 7 नंबर में दर्ज हुआ पूरे, जैसे ब्लॉक के चाहे रोजगार सेवक हों, सेक्रेटरी हों, और पूरी पब्लिक अथॉरिटी जो है एक हो गई, और यहाँ तक कि हमला भी हुआ हम पर। लेकिन सर उसमें वो बोले सुधार हो गया। जो नेशनल लेवल मॉनिटरिंग आई, उन्होंने भी ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने उनसे आवेदन मांगा कि आपने रिपोर्ट में क्या पाया, तो उन्होंने मतलब ट्रांसफर कर दिया 6-3 में, लेकिन जो जानकारी उनके पास थी उन्होंने वो अभी तक नहीं दी। तो आपने इसकी प्रथम अपील कर दी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, हाँ जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से मैंने मांगा था ये। आपने इसकी प्रथम अपील कर दी है क्या? जी सर। और प्रथम अपील का भी टाइम आपका व्यतीत हो गया है? जी। तो फिर द्वितीय अपील भी आपने कर दी होगी? नहीं सर, द्वितीय अपील मैं कहाँ करूँ? मतलब सेंट्रल में CIC में करूँ या स्टेट में करूँ? ये मतलब आपने जानकारी मनरेगा से संबंधित मांगी थी ना? जी। हाँ, तो इसमें CIC में करना पड़ेगा, क्योंकि मनरेगा योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, उसे स्टेट की भी इसमें कुछ फंडिंग होती है। तो यदि आप स्टेट में भी करते हैं तो लेकिन जो सर मॉनिटरिंग टीम आई थी वो दिल्ली से आई थी, भारत सरकार से। हाँ, तो फिर तो CIC में आप कर दीजिए। मनरेगा से कोई मामला है उसको आप CIC में कर सकते हैं। CIC में आप कर दीजिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कार्यवाही होगी, मतलब एक उम्मीद की अपन बात कर रहे हैं। बाकी अपन नहीं होगी तो फिर वही तरीका है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और यही सब करना पड़ेगा। और दूसरा है एक सोशल दबाव। आपने कहा कि आप अकेले थे तो आपके ऊपर, बेहतर है इस तरह के काम करने के पहले हमें एक जन बनाना पड़ेगा, मतलब एक जन समर्थन बनाना पड़ेगा, हमें ग्रुप में रह के काम करना पड़ेगा। तो आप अपने क्षेत्र में
जिन मजदूरों के लिए आप काम करना चाहते हैं तो पहले उन्हीं को आप जागृत करिए, उन्हीं मजदूरों को साथ में लेकर के कि भाई तुम्हारे लिए हम काम कर रहे हैं, तुम सब साथ में आ जाओ, हम आंदोलन करेंगे इस तरह से और तुम्हारे अधिकार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये इसका एक तरीका है। तो जब तक इसमें सोसाइटी और वो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप लोग अपना मोबाइल का ये वो कर लीजिए, सभी का म्यूट कर दें। तो कुल मिलाकर के यही कहना है कि इसमें उम्मीद कर सकते हैं आप, बाकी लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कोई सूचना अधिकारी या जो भी लोग सूचना अधिकारी है जो वो काम नहीं करना चाहता है तो अपन क्या करेंगे, और यदि राज्य सूचना आयोग काम नहीं करना चाहता है या केंद्रीय सूचना आयोग काम नहीं करना चाहता, जवाब नहीं देना चाहता है तो अपन क्या करेंगे। सब तरीके अपनाएंगे जो हमारे आपके हाथ में है, वही सब कर सकते हैं। बाकी और क्या किया जाएगा। बाकी तो मनरेगा की आपने स्थिति बताई है, वो तो मैं आपके पहले ही बता दिया हूँ कि मनरेगा की स्थिति क्या है पूरे देश में, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या करेंगी, अब वही बता सकते हैं कि इसमें वो क्या करना चाहती हैं। हम जो बात बता रहे हैं हम ये 1000 रुपए के हलफनामा में सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करना चाहे, यदि उसकी इच्छा है। जिस तरह से बड़े बड़े मुद्दों को 1 महीने 2 महीने में उन्होंने निपटारा कर दिया, लगातार डेली सुनवाई करते हुए, क्या हम जानना चाहते हैं ऐसी माननीय कोर्टों से, हम जानना चाहते हैं क्या वो इस प्रकार से जनहित वाले मुद्दों को, ग्रास रूट के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को, क्या मजदूरों के मुद्दों को भी इसी तरह से वो सुनवाई करेंगे। हम डालते हैं PIL और हम अपील इसकी करते हैं। बिल्कुल नहीं करते सर। जैसे हम लोग जैसे मीडिया भी देख रहे हैं, ये कभी भी ग्रामीण बिंदुओं पर, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जो आप ये मनरेगा है बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, इन पे कभी चर्चा ही नहीं होती है। और ना वो करेंगे, और ना कभी शिवानंद जैसे एक्टिविस्ट या मेघराज सिंह जैसे एक्टिविस्टों को पैनल में बुलाएंगे, क्योंकि उनको हम इतने बड़े अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं मानते, हमारे से बेहतर यहाँ पे एक्टिविस्ट है, हम उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। पर जो भी हम अपनी बात है एक जो सबकी बात है कुल मिलाकर के, एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बीच में बोलना चाहता हूँ जी सर। हेलो जी सर, प्रभु सर, मुझे ये कहना है कि हम मीडिया क्या करती है, वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अगर हम सोचते बैठे तो काम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जितना हम जन जागरूकता हम करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने तरीके से, वही महत्वपूर्ण रहेगा। मीडिया और मीडिया को TRP क्या है वो देख के वो काम करते हैं। आज कंगना की जरूरत है, कल सुशांत की गरज है, परसों हाथरस की गरज है, लेकिन हमारा काम हम करते रहना चाहिए। हम कितने लोगों को बताएं, हमारे घर के नजदीक, हमारे गांव में हम कितने लोगों को इसकी जानकारी देंगे, ये हमारा मिशन रहना चाहिए। हम अकेले करेंगे ये कभी नहीं हो सकता है, मुंबई जैसे शहर में भी नहीं होता है। आप ये अपना सभी पब्लिक इंटरेस्ट सिटीजन लोगों को मेरा एक ही कहना है, मीडिया आती है या कौन आता है ये हम नहीं देखे। हमारे गांव में अगर 10 हैं तो 10 लोगों को अच्छे ढंग से सूचना अधिकार और सोशल ऑडिट ये अगर हम सिखा दे, भारत की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके स्टेटमेंट के लिए। तो जो प्रभु सर ने कहा है उसी बात को मैं भी मानता हूँ और आप लोगों से ही सीख रहा हूँ ये सारी चीजें। ये आइडिया आपका आप ही का लाया हुआ है। मैंने शुरू में ही बताया जब ये मीटिंग चालू हुई कि लोगों ने सर चर्चा की कि आप ये जो आजकल काम कर रहे हैं गांव-गांव में जा करके ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ये सब RTI के बारे में बताना, धारा 4 के तहत जो जानकारी साझा होती है, सोशल ऑडिट क्या है, जन सुनवाई क्या है, मैंने उनको बताया मुझे भी ये सब पता नहीं था, इसके पहले ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये भास्कर प्रभु सब जैसे लोगों से ही जानकारी मिली है। मैं फेसबुक में आपके सब कुछ देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। आप लोगों का आशीर्वाद है और बस यही मार्गदर्शन आप लोगों को बना रहे तो अपन थोड़ा बहुत प्रयास करते रहेंगे, कर रहे हैं। और आप सब इतने लोग यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब और साथ में आपसे और जो लोग अन्य जुड़े हुए हैं जो इसमें नहीं आ पाए, आप सब यही करें कि ज्यादा से ज्यादा जनता को जन जागरूक करें। ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे सीखते हैं ये आम आदमी को जाकर के बताएं, यही हमारे ख्याल से सबसे बड़ी बात होगी। बाकी यदि हम ये चाहेंगे कि अकेले कर पाएंगे कोई कुछ और इस तरह से या वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, तो ये कुछ नहीं। जो चीज हम यहाँ पे सीखें इसको अपन प्रैक्टिकल करें, यही ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो सर हमारे ख्याल से अब काफी टाइम भी हो गया है, 2 घंटे 2.25 घंटे का समय हो गया है और 1:15 बज रहा है, और हमारे बीच में जो अन्य अन्य जो हाँ, सूचना आयुक्त महोदय गण थे वो हमारे ख्याल से अभी एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं, शायद कोई जुड़े हो तो अपने अपने अपॉइंटमेंट में वो शायद चले भी गए हैं अभी। और अब हमारा भी समय चूंकि अन्य भी जो भी कार्य हैं आप सबके भी हैं, तो ज़्यादा इसमें अब समय ना लेते हुए फिर अगली मीटिंग निर्धारित की जाएगी कि कौन से टॉपिक पे होती है। कोई अच्छा सा बढ़िया सा टॉपिक लिया जाएगा अगली बार। हम आप सभी को बता दें कि हमारे बीच में निखिल डे सर आ रहे हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो राजस्थान से एक संस्था जो प्रारंभ हुई है और उनके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है कि अरुणा रॉय मैडम और साथ में निखिल शंकर सिंह जी, तो सब लोगों ने मिल करके इसमें काफी काम किया हुआ है। और आज सूचना का अधिकार का जो वर्तमान स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं इसका जो एक बीज है ऐसे ही विभूतियों के द्वारा डाला गया था, जो आज इतना बड़ा पेड़ फलीभूत हो गया है, बिल्कुल बरगद जैसा बड़ा सा, और इस तरह से सबको एक तरह से छाया दे रहा है। आज हम सब बात कर पा रहे हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा अगली बार। और संभवतः श्रीधर आचार्य सर भी हमारे बीच में अगली बार कुछ अपना समय दे पाएंगे, आधे घंटे 15 मिनट जो भी है, उनसे भी चर्चा हुई है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन लोग जुड़ पाते हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, और आप हमारे बीच में जुड़े, और भास्कर प्रभु सर विशेष तौर पे हर बार समय निकाल करके आप हमारे बीच में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री शैलेश गांधी सर का बहुत आभार, जो हर बार समय निकाल पाते हैं, इतना बेहतरीन अनुभव, इतना अच्छा काम। और न केवल इसके लिए, बल्कि वो तो हमें लगता है कि दिन में कई सारी मीटिंग भी एक छत्तीसगढ़ में देवेंद्र गोयल साहब की भी मीटिंग हो रही थी, तो उसमें भी वो समय दे रहे हैं। और माननीय राज्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश श्री राहुल सिंह सर, इनके मार्गदर्शन की अध्यक्षता में सब कार्य हो रहा है। आत्मदीप सर पूर्व सूचना आयुक्त महोदय, हमारे नित्यानंद जी जो हमारे एडवोकेट साथी हैं, शिवेन जी, और आप सबके नाम तो नहीं ले सकता, आप सबका अपना अपना स्थान महत्वपूर्ण, क्योंकि जितना प्रश्न पूछने वाले का महत्व उतना ही जवाब देने वाले का महत्व कुल मिला करके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, यहाँ पे पधारे, और अगली बार हमारे अगले संडे को नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नित्यानंद जी। धन्यवाद। ठीक है सर, सादर प्रणाम।